बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ महविश हबीब। जी हाँ, बात करते हैं वक्त की पाबंदी के लिए। वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा वीक अच्छा गुजरे, क्योंकि आज सैटरडे और सैटरडे के मामला आपको पता है कि हम आज का काम मंडे पे छोड़ देते हैं। तो आपने इस दफ़ा हरगिज़ नहीं ऐसा करना। अपने तमाम तर काम जो हैं वो एक डेडिकेशन के साथ और एक हार्ड वर्किंग मामला के साथ निपटा लेने हैं। जी, हम भी बात करते हैं प्रोग्राम के इश्यूज़ के हवाले से, मसाइल के हवाले से। अगर हम बात करें फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। और फैसलाबाद के दिल, अगर 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें, यहाँ पर लटकती तारों का मामला अरसा दराज से मौजूद था, जिसकी वजह से हमने देखा कई वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें हमेशा से कई दफ़ा ये नरेटिव बयान किया गया कि इन 8 बाज़ारों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, लेकिन अब प्रैक्टिकली बेहतरी आ रही है। 8 बाज़ारों में लटकती तारों के मामलात में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेस्को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा मामला नज़र आ रहा है वो एयरपोर्ट्स पे है। बहुत सारे लोगों को ऑफ रोड कर दिया जाता है। क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, एयरपोर्ट के मसाइल क्या हैं, मुसाफिरों को फैसिलिटेशन किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है, इस पर भी जी हम बात करेंगे। और इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अवैस अली ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अवैस साहब? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान आप? सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अब सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे 8 बाज़ारों के मामला। हमने देखा कि माजी में बड़े वाक़यात हुए, आग लगने के वाक़यात हुए, शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हुए, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि फेस्को हमें मुतहरिक दिखाई दे रही है। अंडरग्राउंड वायरिंग के हवाले से 8 बाज़ारों में फ़र्दर क्या तफ़सीलात? बिल्कुल महविश, ये इंतहाई अहम था। फैसलाबाद चौक घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं वहाँ पर लटकती तारों के जो मसाइल हैं उसकी वजह से बहुत से नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा होते हैं। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने के जो वाक़यात हैं वो माजी में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें माली और जानी नुकसान दोनों हुआ था। और अब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और फेस्को की जानिब से चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में जो मनसूबा शुरू किया गया था जदीद बिजली सिस्टम बचाने का, उस पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो चुका है। कचहरी बाज़ार में बहुत से मकामात पर फेस्को की जानिब से बाकायदा तौर पर खदाई करवा के और अंडरग्राउंड तारे बचाने के हवाले से जो इक़दामात हैं अब वो किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो कारखाना बाज़ार और जंग बाज़ार, मिंटकुमरी बाज़ार, जो तमाम बाज़ार हैं चौक घंटाघर के, वहाँ पर ज़ेर ज़मीन अब बिजली सिस्टम जो है वो बचाने के मनसूबा पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ हो चुका है, जो कि ना सिर्फ घंटाघर की जो ताजर बरादरी है उसके लिए खुशखबरी है, बल्कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए भी एक खुशखबरी से कम नहीं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो ये मनसूबा जो है वो फेस्को के मुताबिक इस पर जो है वो 1 से 1.5 माह में काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो उसके बाद जो है आप देखते हैं कि बाज़ार में बेहंगम तारों के जो पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था, ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना था, तो वो मसाइल जो हैं वो हल होंगे। तो इससे जो है वो ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले शहरियों को सूरत मिलेगी, बल्कि ताजिर बरादरी जो माजी में बहुत नुकसान का सामना कर चुकी है उसको जो है वो मुस्तकबिल में उस तरह के नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो मीटर्स होंगे ताजरों के वो भी मुकम्मल तौर पर बॉक्स की शक्ल में लगाए जाएंगे। हम देखते हैं कि एक एक जो वहाँ पर तजारती मराकज़ कायम हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ पर जो मीटर्स हैं वो पोल्स पर आप देखते हैं कि बहुत तादाद में लगे हुए हैं, और ज़्यादा तादाद में मीटर्स लगने की वजह से बेहंगम तारों के पॉइंट्स हैं, उनसे जो है वो नाखुशगवार वाक़यात रोनमा होते हैं। तो अब जो है वो मसाइल हल होंगे और लोगों को जो है वो सहूलत मिलेगी। इसी तरह से जब कोई भी मनसूबा महविश शुरू होता है, हमारे यहाँ लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मनसूबे का आगाज़ तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस पर जो काम है उसको सालों लग जाते हैं। वो मनसूबा पब्लिक को सहूलत फ़राहम करने की बजाय वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने लग जाता है। जिस तरह से अभी आप देखें कि मिल्लत चौक से दनोला रोड पर जैसे ही खुदाई का काम किया गया है, उसमें जो है वो सीवरेज पाइपलाइन में इंतज़ामिया की जानिब से डाली जा रही है, मगर गुज़िश्ता 6 माह में उसकी जो खुदाई का काम है महज वो ही किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह के औकात में जब हम वहाँ से दफातर की जानब आ रहे होते हैं तो इतना रश होता है, लोगों के मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासर होते हैं। एम्बुलेंस जो होती है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि खड़ी होती है और उसको बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। तो जब इस बात पर तवज्जो दी जाएगी कि मनसूबों का जैसे ही आगाज़ किया जाता है
तो उसको जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को उससे सहूलत मिल सके और जो लोगों की उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं इसी तरह से वो अब पूरी तो हो वैसे सके। ज़रा सा अगर रोड पे पैच वर्क करना होता है, हम देखते हैं कि जो काम सिर्फ 2 दिन का होता है महज, वो एक एक हफ्ते, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक महीने तक वही काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इमरान, आप आठ बाज़ारों के इस इशू को किस तरह से देखते हैं? हमने देखा कि अरसा दराज से लटकती तारों का मामला हल नहीं किया गया, अब बुनियादी तौर पर हमें नज़र आ रहा है अंडरग्राउंड वायरिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आप क्या देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा या अवैस की तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता है लेकिन जो एक डेजिग्नेशन होती है, एक डेडिकेशन होती है काम को लेकर, वो कंप्लीट नहीं किया जाता? बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले मैं घंटाघर के हवाले से 2 प्रोजेक्ट की बात करूंगा। एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है जो फेस्को जिस पर काम करेगी, दूसरी ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है। इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम पर लगभग 40 करोड़ रखे गए हैं, जबकि ब्यूटिफिकेशन की स्कीम पर 34 करोड़ रखे गए हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद इस पर काम करेगा। 8 बाज़ारों की ताज़ीन और आइश जस्ट लाइक का हेरिटेज बनाया जाएगा इसको, कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो फैसलाबाद का एक तारीखी मकामात घंटाघर और उसके जो 8 बाज़ार हैं उनकी ब्यूटी को कैप्चर कर सकें। यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी बनाया जाएगा, जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं उनको क़याम के हवाले से स्टे इन प्लेस भी होगी, जिस पर जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनकी जानब से तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने का अमल शुरू कर दिया गया है। एक मकसद तो ये है कि तमाम तरह होटल रजिस्ट्रेशन इनके पास रजिस्टर्ड हों, दूसरा ये है कि जो सकाफ़त और टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से लाया अमल तय कर सके। टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानब से घंटाघर की ताज़ीन और जो आराइश है जिस पर ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है लगभग 34 करोड़ की है, उस पर भी ब्रीफिंग ली गई है, जिसमें फैसलाबाद के जो घंटाघर के 8 बाज़ार हैं ना इसमें सिर्फ तजावज़ात हटेंगी, रेडी बान हटेंगे, ये जो बिजली की तारों का मसला है वो हटेगा, बल्कि एक प्रॉपरली जिसे शेप दी जाएगी कि आप कहीं भी चले जाएं तो आपको एक रात के औकात में आएंगे तो आपको यहाँ पे LCD LED स्क्रीन्स लगी हुई देख सकेंगे आप लोग। बड़ा एक गेट टुगेदर सा एक बनाया जाएगा जिसमें जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, यहाँ पर उनको एंगेज किया जाएगा, इन्फ्लुएंसर को एंगेज किया जाएगा टू प्रमोट द हेरिटेज एंड द प्रमोट द क्लॉक टावर हिस्ट्री। अब सीन ये है कि फैसलाबाद में इस 2 बड़ी स्कीमों का लगभग 70 करोड़ लागत है। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की जानब से अभी फेस्को काम की जानब से भी DC को एक लेटर लिखा गया था कि हमें फ़ंड जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्कीम है इस पर काम हम मुकम्मल कर सकें। टेंडरिंग प्रोसेस के बाद तमाम तरह कुछ काम है वो फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से रुक जाता है, ख्वाह वो कोई भी स्कीम हो। अब इस 2 बड़ी स्कीमों के हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि जो रोड पैच वर्क तो हम ठीक करवा रहे हैं, साथ साथ जो दूसरा बड़ा इनिशिएटिव ये लिया जाएगा कि फैसलाबाद घंटाघर की इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन की जो स्कीम है इसको हम जो टाइमली है इसको मुकम्मल किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद कर दिया जाएगा कि आपने घंटाघर के 8 बाज़ारों में कोई इंक्रोचमेंट नज़र ना आए, कोई जनाब आपको राह चलते हुए पार्किंग स्टैंड नज़र ना आए। तमाम तर जो खात्मा करते हुए घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है गुज़श्ता माह कैंपेन शुरू की गई थी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से। घंटाघर के जितने भी बाइक्स हैं या तजावज़ात हटा के जनाब बड़े व्लॉग श्लॉग बन रहे थे, उसके बाद फिर हालत जूं की तूं है। अब जो पार्किंग प्लाजा बनेगा, जो ताजरों का दरीना मुतालबा है 11 मंजिला, वो बन जाएगा तो शहर की ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि घंटाघर की जो हैवी ट्रैफिक की वजह से आपकी कोर्ट्स, आपके जो DC ऑफिस, कचहरियाँ, दीगर अकाउंट ऑफिस, तमाम की जो ट्रैफिक है वो जैम रहती है, मसाइल रहते हैं। आप लोगों ने अंडरपास तो नहीं बना सके, वो तजावीज़ तो आपने विदड्रॉ कर दी है, लेकिन जो अल्टरनेटिव चल रही स्कीमें हैं ब्यूटिफिकेशन की और इलेक्ट्रिफिकेशन की, आप इसको प्रमोट करने के हवाले से जो आपका पार्किंग प्लाजा है कम से कम वो बना दें ताकि पार्किंग के मसाइल हल हो सकें। पार्किंग के मसाइल हल हो जाएंगे तो यहाँ पे तजावज़ात तमाम तर जो इंक्रोचमेंट वो खत्म हो जाएगी। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात की जाती है ना कि 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन ज़रूरी है, मुझे लगता है ब्यूटिफिकेशन से पहले मसाइल हल करना बिल्कुल ऐसा ही है, पार्किंग प्लाजा बनाना बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे जब भी आप किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, उसके बाद उसकी ताज़ीन और आराइश और रेनोवेशन की जाती है। आप डायरेक्ट ताज़ीन और आराइश नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से तो ये तमाम तर चीज़ें घंटाघर की खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले खूबसूरती का एक मॉडल तैयार किया जाए, फिर उसको एक ब्यूटी टच दिया जाए कि पता चले कि फैसलाबाद की जो तारीखी मकामात घंटाघर है उसको वाकई में आपने टूरिज़म
प्लेस पे बदला है, जहाँ पे अगर फॉरनर्स भी आते हैं, अब देखिए ना मिस यूनिवर्स यहाँ पे आई है, चाइनीज़ डेलीगेशन आते हैं, एम्बेसीज आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं डेलीगेशन, तो उनका मकसद यही होता है। अब ये बिला तौर जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं कि चल रही होती है और हर लोग रिक्शाज रेडी वाले वहाँ पे घूम रहे होते हैं, तो एक बड़ा एक खूबसूरती मानस सी पड़ जाती है। ऐसे में समझता हूँ कि कम से कम घंटा घर के 8 बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन स्कीम ये ना हो कि 34 करोड़ लगा के फिर वो आप रेडी वाले को इजाज़त दे दें, पार्किंग वहीं पे गैर कानूनी स्टैंड बना दी जाए, तो इन चीज़ को रोकना पड़ेगा। और जो शॉर्ट सर्किट के वाक़यात होते हैं वो इसी की एक कड़ी है कि आप लोगों ने आप दुकान पे दुकान देख लें वहाँ पे है और कोई मतलब सेफ्टी SOPs नहीं है। अब फेस्को काम की जानब से वहाँ पे जितने भी लाइनमैन हैं वो आते हैं, लेकिन अमल दरामद करवाना ताजरों का काम है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट के बेसियों ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी स्कीमों पर काम हो गया। तो फैसलाबाद के लिए अगर हम 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें, वैसे मुझे ये भी बात बताइएगा कि टाइम फ्रेम के हवाले से फेस्को की जानिब से कोई ये स्टेटमेंट दी गई है कि इतने अरसे में ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर लिया जाएगा, और किन किन बाज़ारों में जो है ये खुदाई का काम स्टार्ट हो गया है? बिल्कुल महविश, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि अभी इमरान असलम बता रहे थे कि माजी में जो है वो नाखुशगवार वाक़यात रोनमा हुए हैं। तो फेस्को की जानिब से ये जदीद जो बिजली सिस्टम बचाने का जो मनसूबा है इस पर काम किया जा रहा है, और इसमें ज़िले इंतज़ामिया का भी फेस्को को ताउन हासिल है। लेकिन सबसे जो अहम बात वो यहाँ पर यह भी है कि चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में जो ताजर बरादरी बैठी हुई है, तो उनकी जो इंटरनल वायरिंग है, ठीक है, उसका मुकम्मल तौर पर ताजर बरादरी को चाहिए कि उसके मुकम्मल तौर पर वायरिंग का काम करवाना चाहिए। हम देखते हैं कि इंटरनल वायरिंग में जो मसाइल पैदा होते हैं उसकी वजह से माजी में बहुत से नाखुशगवार वाक़यात जो हैं ठीक है वो पैदा हुए हैं, ना कि जो फेस्को की तनसीबात हैं वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस इस तरह के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो जदीद बिजली सिस्टम बचाने के मनसूबा पर काम फेस्को की जानिब से किया जा रहा है, और फेस्को का ये कहना है कि 1.5 से 2 माह में इस मनसूबा पर काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम बाज़ारों में ज़ेर ज़मीन जो है और वो बिजली की तारें बिछा दी जाएंगी। मगर इसके साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ताजर बरादरी को भी चाहिए कि जो इंटरनल वायरिंग के जो मसाइल हैं बाकायदा तौर पर जो इलेक्ट्रिशियन है उससे जो है वो उनको हल करवाए, ताकि हम अगर जदीद बिजली सिस्टम बचाने के मनसूबों पर काम मुकम्मल हो जाए तो खुदा न खास्ता उसके बाद भी शॉर्ट सर्किट के जो है वो चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में मसाइल पैदा हों, इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात रूनमा हों, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं इंटरनल वायरिंग के मसाइल की वजह से इस तरह के जो जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर अवैस मैंने ये भी देखा है कि जो ताजिर बरादरी है वो ये कंप्लेन करती हुई दिखाई देती है कि काफ़ी देर तक बिजली गायब रहती है, जिसका जो वो क्रेडिट ही कह सकते हैं कि वो फेस्को को देते हैं कि जो सिस्टम है वो इतना नकारा हो गया है, इतना ज़बोहाली का शिकार है। तो अगर ये मामला हम देखेंगे टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं तो कितनी बेहतरी आ जाएगी सिस्टम में, निज़ाम में। बिल्कुल, इससे महविश बहुत बेहतरी आएगी। इससे जदीद बिजली सिस्टम में जो है वो बाकायदा तौर पर चौक घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं उनके लिए प्राइवेट तौर पर फेस्को की जानिब से फीडर्स तमीर किए जाएंगे, जो कि इंडस्ट्रियल फीडर्स होंगे, कमर्शियल फीडर्स होंगे। ठीक है। और उन कमर्शियल फीडर्स से जो है वो घंटाघर के जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं उनको बिजली फराहम की जाएगी। तो इससे जो है वो जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनका बोझ उन फीडर्स पर नहीं पड़ेगा, तो उससे जो है वो बार बार फीडर ट्रिपिंग के जो वाक़यात हैं उनमें भी कमी आएगी, और ताजा बरादरी तक बिजली की बिला तौत्तल जो फराहमी है फेस्को की जानिब से वो की जाएगी। और इसके साथ साथ जो शट डाउन लिए जाते हैं फेस्को की जानिब से, जिस पर ताजर बरादरी की जानिब से बहुत एतराज़ात किए जाते हैं कि शट डाउन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फेस्को की जानिब से 8-8, 10-10 घंटे मरम्मती काम के नाम पर शट डाउन के लिए जाते हैं, उनमें भी जो है वो कमी आएगी, क्योंकि फीडर्स जो हैं वो घंटाघर के 8 बाज़ारों के लिए अलग से फेस्को की जानिब से तमीर किए जाएंगे। तो इससे जो है वो ना सिर्फ घंटाघर के 8 बाज़ारों में बेहंगम तारों के पॉइंट्स क्लियर होंगे, बल्कि घंटाघर के 8 बाज़ारों के लिए अलग से जो फीडर्स तमीर किए जाएंगे उससे जो बिजली फराहम की जाएगी उसमें एक तो रुकावटें कम आएंगी, दूसरा बार बार जो मरम्मती काम के नाम पर शटडाउन लिए जाते हैं या नए फीडर्स की तमीर के लिए ले जाते हैं उनमें भी जो है वो कमी आएगी, और बाज़ारों में बिजली की बरतौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अवैस इससे पहले हमने देखा था कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए बातें तो काफ़ी अरसे से हमें नज़र आ रही थी और जो कि बड़ी ज़रूरी भी थी, लेकिन अब फाइनली मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि 8 बाज़ारों की खूबसूरती के लिए अंडरग्राउंड वायरिंग का मामला है वो हो रहा है और बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है उसे टाइमली कंप्लीट किया जाए, क्योंकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा होता है तो बेशुमार मसाइल जो हैं वो आर्जी तौर पर वहाँ पर मौजूद होते हैं। ऐसे में शहरियों की ताउन की भी बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पर वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं शहरी मसाइल के हवाले से, फेस्को के मसाइल के हवाले से, फेस्को के मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। 8 बाज़ारों में जी बेहतरी आ रही है, लटकती तारों के मामला जो है हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर फेस्को के अपने मसाइल के हवाले से बात करें, शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से बात करें, तो बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि सिस्टम में अभी मौजूद हैं। इमरान असलम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप एक शहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेस्को के मामला को आप किस तरह से देखते हैं, कहाँ कहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि वफाकी मौसम फैसलाबाद में फेस्को के ख़िलाफ़ ओवर चार्जिंग बिलिंग की ले लें, उसके खिलाफ डिमांड नोटिस में ताख़ीर की शिकायत हैं, जिस पर वफाकी मौसम हर माह इनके जो मुतलका सब डिवीज़न के एक्शंस हैं, SDO हैं, उनको तलबी नोटिस जारी करता है। ठीक है। बाज़ ये होता है कि कस्टमर्स की जानब से डिमांड नोटिस पे कर दिया जाता है लेकिन मीटर नहीं लग पाता। बाद ये होता है कि मीटर में ख़राबी होती है, ओवर बिलिंग की शिकायत है। सर्दियों में भी ओवर बिलिंग की शिकायत देखने को मिली हैं, जिस पर वफाकी मौसम फैसलाबाद की जानब से फेस्को को नोटिस भेज दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पे कम से कम शहरियों की दादरसी के हवाले से कोई इकदाम उठाए जा सकें। बिल्कुल सही। अब फैसलाबाद में देखते हैं कि जैसा कि मुल्क भर की जो तरसीलकार कंपनीज़ की निचकारी के मराहल भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके ऑडिट ऑब्जर्वेशन के हवाले से कम कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो शहरी हैं वो फेस्को के जितने भी मसाइल हैं, वैसे भाई जैसा कि फेस्को की बीट भी करते हैं, इनके जो ऑडिट हुए हैं, इनको ऑडिट में रिवील हुआ है कि ओवर बिलिंग की शिकायत हैं, जिसमें सरकारी जो अदारे हैं बिल्कुल उनसे ओवर बिलिंग की गई है करोड़ों के हिसाब से। जो आपका AMI मीटिंग प्रोजेक्ट है उसमें बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। तो ये तमाम तरह ऑब्जर्वेशन फेस्को की ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम ऑब्जर्वेशन को दूर करे और शहरियों को, जैसा कि अब तो सारा जो स्ट्रक्चर है ये ऑनलाइन कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन प्रोसेस के हवाले से फेस्को को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ये तमाम तो सूरत में जो वफाकी मौसम की भी हदायत होती हैं, नेपरा की भी हदायत होती हैं कि जो बिजली के सार्फिन हैं इनकी कम से कम जो है वो दादरसी मुमकिन हो सके। बिल्कुल इसी तरह से शहरियों की कंप्लेन जो है उसका बर वक्त इजाला बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वैसे आपको क्या लगता है कि शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें जदीद मीटर्स के हवाले से अक्सर हम बात करते हैं, EMI शहरी जो हैं वो डिमांड नोटिस जमा करवा रहे हैं लेकिन मीटर्स नहीं लग पा रहे हैं, क्या वजूहत है? बिल्कुल फेस्को से मुतल्लिक सार्फिन के जो एतराज़ात हैं, फेस्को उनको दूर करने में ये कहा जा सकता है कि सुस्ती का शिकार है। फेस्को की जानिब से एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा के तहत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के बाद घरेलू सेक्टर में भी ये मनसूबा दाखिल किया गया ताकि जो आम सार्फिन हैं, डोमेस्टिक सार्फिन हैं, उनको भी जदीद मीटर्स लगाए जा सकें और लोगों के मामलात और फेस्को से मुतल्लिक शिकायत दूर हो सकें। मगर फेस्को जो है वो सार्फिन की डिमांड के मुताबिक AMI मीटर्स खरीदने में सुस्ती का शिकार है। अभी भी फेस्को में 15,000 से ज़्यादा ऐसे सार्फिन हैं महविश जिन्होंने घरेलू मीटर्स के लिए डिमांड नोटिस की फ़ीसें भी अदा कर दी हैं, मगर फेस्को उन सार्फिन को जो है वो AMI मीटर्स फ्राहम करने में सुस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से सार्फिन के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक जानब तो हम देखते हैं कि फेस्को इस बात का दावा करता है कि कंज्यूमर्स के मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं और सोलर की वजह से भी फेस्को को ख़तरात लाहक हैं कि अगर कंज्यूमर सोलर ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करेंगे तो जो उनके पास बिजली है वो फेस्को कहाँ पर उसको सेल करेगा। तो ये फेस्को के एतराज़ात हैं। दूसरी जानब जो न्यू कनेक्शंस हैं उन पर इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि लोगों को नए कनेक्शन लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपने इंडस्ट्री के लिए लेना है, अगर आपने किसी निजी सोसाइटी के लिए लेना है, अगर आपने अपने घर के लिए मीटर लगवाना है तो उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो जब तक आप अपनी बिजली आपकी प्रोडक्ट है, जब तक आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने दूसरी तरफ दावा फेस्को की जानिब से ये किया जाता है कि बेहतरीन बिजली की तकसीमकार कंपनी है और हम देखते हैं कि इसके मामला अगर शहरियों की कंप्लेन को रिजॉल्व करने के हवाले से हो वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आते। बिल्कुल उस तरह से हमें नज़र नहीं आते। फेस्को ने फैसलाबाद रीजन भर के कंज्यूमर से रिकवरियाँ तो अपनी मनमर्जी की हैं और अपनी मनमर्जी की रिकवरियाँ करने की वजह से ही फेस्को रिकवरी की बेहतरीन बिजली की तकसीमकार कंपनी है। लेकिन मैं विश उसके इवज़ अगर देखा जाए कि फेस्को ने जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको कितना फैसिलिटेट किया है, तो इसमें फेस्को अगर नंबर 1 है रिकवरी में, तो इसमें शायद फेस्को निचले दर्जे की कंपनीज में उसका शुमार किया जाए कि कंज्यूमर्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है। आप देखिए कि ट्रांसफार्मर ख़राबी हो, नया कनेक्शन लगवाना हो या फिर आप नेट मीटरिंग करवाने के ख्वाहिशमंद हैं
तो उसके लिए आपको बहुत ख्वार होना पड़ता है। आपका विज़िट जो है वो मुतलका लाइनमैन वही एक एक माह लगा देता है विज़िट करने में। बिल्कुल इसी तरह तो से। ये एक कोई जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक सीधा सीधा सच है जो कि फेस्को अफसरान को भी इसका इल्म है। तो फेस्को के जो मौजूदा अफसरान हैं वो भी फेस्को में लाइन स्टाफ की कमी को पूरा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, अलबत्ता रिकवरियाँ पूरी करने में वो कामयाब हो सके हैं, लेकिन ना तो स्टाफ की कमी को पूरा किया गया है और ना ही जो 57 लाख फेस्को के जो कंज्यूमर्स हैं उनके बरवक्त शिकायत के अजाले के कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं जिनसे लोगों को जो है वो उनको बिल्कुल। सहूलत यहाँ मिल पर अगर सके। शिकायत के तरीक़ेकार के हवाले से बात करें, इमरान असलम आपने भी कभी ना कभी फेस्को में ज़रूर कंप्लेन की होगी किसी मामले को लेकर। मेरे साथ तो अक्सर ये बात होती है कि कभी फेस्को में कोई कंप्लेन की जाए तो काफ़ी देर तक जो है उस पर सुनवाई नहीं की जाती है, उस पर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं होता। तो आम शहरियों के हवाले से ना बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है इस चीज़ पर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आगे बात की कि फैसलाबाद में एक अदारा मौजूद है वफाकी मौसम, जो जिसने बड़ा जो शहरियों की दाद रसी है वो करता है। कोर्ट भी है क्योंकि ये वाहद ऐसा अदारा है जो शहरियों की दरख्वास्त बिल्कुल फ्री आप रिजॉल्व करता है, एक्सचेंज एसडी उसकी तलबी करता है। तो मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ जो है जितनी भी शिकायत होती हैं तो वफाकी मौसम फैसलाबाद ऑफिस तमाम तरह शिकायत का अजाला करता है। आप देख सकती हैं कि जो जितने भी मीटर डिमांड नोटिस के हवाले से शिकायत हैं, ओवर बिलिंग की शिकायत आए, तो वफाकी मौसम इनके SDO एक्सचेंज इनके ना फैसलाबाद, जंग, टोबा, चनियोड के तमाम SDO एक्सचेंज को तलब करता है। फैसलाबाद के तमाम तहसीलों से जितनी भी बिजली की शिकायत हैं उनको हल करता है। वहाँ पर खुली कचहरियाँ लगाते हैं, जो सब डिवीज़न के दफातर हैं वहाँ पर खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि जो फेस्को सार्फिन है जिनको मुश्किलात का सामना है, ओवर बिलिंग का, डिमांड नोटिस में ताख़ीर का और ऐसी शिकायत का, उसको हल करना। तो डेफिनेटली ये रूटीन प्रैक्टिस है, हर शहरी के जो है वो फेस्को के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कंप्लेंट्स का अजाला जो है बर वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राइट प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। वैसे इसके साथ साथ अगर ओवर बिलिंग के इशू को देखें तो आप क्या देखते हैं कि कहाँ पर मामला ख़राब है, फेस्को इस मसले को क्यों संजीदगी से नहीं ले रहे? बिल्कुल महविश, जैसा कि इमरान भाई बता भी रहे हैं कि वफाकी मुहसिब को ज़ायद बिलिंग से मतल्लिक, ओवर बिलिंग से मतल्लिक जो हैं वो शिकायत एक कसीर तादाद में मौसूल होती हैं, जिस पर वफाकी मुहसिब जो है वो एक्शन भी लेता है और एक्शन की जो तलबी है वो भी करवाई जाती है। तो ना कि इसका एक्शन वफाकी मुहसिब ने लेना है, बल्कि फेस्को के जो मौजूदा आला अफसरान हैं उनको चाहिए कि वो हर सर्कल्स से मतल्लिक जो शिकायत हैं ओवर बिलिंग की, उस पर जो है वो अमल दरामद करवाएं। देखें, एक कंज्यूमर बिजली पहले ही बहुत महंगी है, तो लोगों के ये एतराज़ात आते हैं कि वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते और जो कनेक्शन मुनक़ता होने की तादाद है वो इस साल में फेस्को में उसमें एक बड़ी वाज़िया जो है वो अजाफा देखने को मिला है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उसके ऊपर ओवर बिलिंग करना किसी जुल्म से कम नहीं है। तो अगर वफाकी मौसिब इमरान भाई के मुताबिक जैसा वो कह रहे हैं कि ओवर बिलिंग की बहुत सी शिकायत हैं, तो ये फेस्को के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और उसके लिए जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को हैं वो जब से आए हैं उस ओवर बिलिंग की शिकायत में कमी जो है वो देखने को मिली है और ओवर बिलिंग से मतलब उन्होंने एक्शंस भी लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में इस तरह की केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं और बिलखसूस जिन सार्फिन के मीटर्स ख़राब हो जाते हैं उनको बिल भेजने का फेस्को के पास कोई मैकेनिज़्म मौजूद ही नहीं है। फेस्को उनको भेजता है फिक्स पॉलिसी के तहत। अगर आपका मीटर ख़राब हो चुका है तो आपको आपके इस्तेमालशुदा यूनिट्स के मुताबिक बिल नहीं आएगा, क्योंकि मीटर तो ख़राब हो चुका है और वो बदकिस्मती से फेस्को उसको तब्दील करने में भी कई महीने लगा देता है। तो कई माह आपको फिक्स पॉलिसी के तहत फेस्को बिल भेजता रहता है। उसके बाद जब मीटर टेस्ट के लिए जाता है तो उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगता है कि कंज्यूमर के फेस्को की जानिब कितने पैसे बने हैं और फेस्को के कंज्यूमर की जानिब कितने पैसे बने हैं। लेकिन उसमें फेस्को जो है वो कंज्यूमर्स के जो मौजूदा हालात है उसको नज़रअंदाज करता है, उसके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करता है। तो बहुत से सार्फिन ये भी शिकायत करते हैं कि उनका मीटर्स ख़राब हो चुका था तो उनको जो है वो ज़ायद बिल भेजा गया है। ऐसे जो शिकायत हैं इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है फेस्को में, और ये दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये दिन ब दिन जो है वो इस पर बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर जो है फेस्को को एक्शन लेना होगा। देखें, पहले ही लोग जो है वो बिजली की कीमतों से डिसार्ड होकर सोलर लगा रहे हैं और ये BBC ने ये रिपोर्ट भी बाकायदा तौर पर पेश की है कि सोलराइजेशन पाकिस्तान में इस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि आइंदा एक साल में
जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, वो किस तरह से आईपीपीज़ की जो अदायगियाँ हैं वो कर पाएगी और किस तरह से लोगों के बिजली के बिल जो है वसूल कर पाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है, शहरियों की कंप्लेन का अजाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हम देखते हैं कि फेस्को को प्राइवेट करने के मामला भी नज़र आ रहे हैं। यही बात जो है एयरपोर्ट पे भी लागू हो रही होती है। तो आखिर प्राइवेटाइजेशन जो है, जो प्राइवेट करना है, निजकारी करना है, ये क्यों हल हमें नज़र आता है? इस पर भी जी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 प्रोग्राम में जी बात करते हैं ऑफ रोड के मामलात में। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे ये वाक़यात जो हैं अब तवातुर से रोनुमा हो रहे हैं। ऑफ रोड कर दिया जाता है, क्या मामला है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ एयरपोर्ट के दीगर मसाइल पे भी बात करेंगे। इमरान असलम, जो कि मुझे लगता है कि आज के दौर का सबसे अहम मसला चल रहा है एयरपोर्ट पर, ऑफ रोड के मामलात हैं। ये ऑफ रोड के मामलात इतने बढ़ क्यों रहे हैं? देखें, मुल्क की तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर इंसानी स्मगलिंग के जब वाक़यात बढ़े तो एजेंट्स ने जितने भी आम शहरी आप ले लें, सादा लो ले लें, इनको आप फ्रॉड करना शुरू कर दिया, जिस पर FIA को दरख्वास्तें मसूल होती हैं कि एक नेटवर्क मुलव्वस है मुल्क की तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। ऐसे में आप देखें ना कि सादा लो इंसान आता है, वो उसका यही होता है कि मैं जो ब्राइट फ्यूचर के लिए बाहर चला जाऊँ, वो यहाँ पे आते हैं तो कम से कम उनके साथ फ्रॉड जैसे वाक़यात रिपोर्ट होती हैं, जिस पर FIA मनी लॉन्ड्रिंग की जानब से रिपोर्ट ली जाती है। आप देख सकते जो लीबिया कश्ती हादसा हुआ है या यूनान कश्ती हादसा हुआ है, उसमें फैसलाबाद एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। यहाँ से लोग भिजवाए गए हैं बाहर। 32 अफसरान हैं FIA फैसलाबाद के जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनके 700 जायदादों की छानबीन शुरू कर दी गई है। अब सीन ये है कि जो ऑफलोड हो रहे हैं उसमें एक तो उनके पास वीज़ा प्रोटेक्ट की कमी होती है, दूसरा उनके पास जो एक्सपीरियंस लेटर है जिस वीज़े पे वो जा रहे हैं वो भी उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक, उस वजह से ऑफलोड कर दिए जाते हैं। उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि यूथ को डिसअपॉइंट किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि शफाफियत लाया जाए। देखिए ना, E-गेट का जो निज़ाम लाया जा रहा है मुल्क की बड़े एयरपोर्ट्स पे, इस्लामाबाद और लाहौर कराची में, उसके बाद फैसलाबाद में भी नाफिज हो जाएगा। उसका मकसद यही होगा कि आप एक पेपरलेस प्रोसेस है और इसको समझ लें कि वक्त की किल्लत भी है कि आप फॉर सपोज एयरपोर्ट पर जाती हैं, आप बोर्डिंग के लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाती हैं, आप कतार में लगना पड़ता है, फिर आपकी जाके बोर्डिंग होती है। E-गेट जब लग जाएगा उसका ये फ़ायदा होगा कि आपने तमाम चीज़ें E-गेट को स्कैन करवानी है। आपकी आइरिस स्कैन होगी, आपका फिंगर जो है वो स्कैन होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए, देन यू आर क्लियर एंड आप सीधा जाके जहाज़ में बैठ सकती हैं। ये वो तमाम तर प्रोसेस है, ये पूरी दुनिया के बड़े डेवलप एयरपोर्ट्स पे हो रहा है। पाकिस्तान में अगर अब ये चीज़ अब आ रही है, इसके टेंडर प्रोसेस मुकम्मल कर लिए गए हैं, गैर मुल्की कंपनी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में E-गेट लगा रही है, उसके बाद फैसलाबाद में लग जाएगा। ऑफलोडिंग के वाक़यात की कड़ी यही है कि इंसानी स्मगलिंग के खदशात, जिस तरह की FATF की शराइत हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, इंसान दहशतगर्दी एक्ट के तहत जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, और इंसानी स्मगलिंग है। खित्ता देख लें आप, ईरान, अफगानिस्तान, ये तमाम तर नेटवर्क चला रहा होता है। अब सियालकोट और ये गुजरांवाला जो पट्टी है ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस हद तक लोगों का रुझान नहीं है। तो यहाँ से जो कश्ती हुआ था लीबिया कश्ती हादसा, उसके जो मुतासरीन थे वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए और वहाँ से इंसानी स्मगलिंग करवाई गई। सवाल तो ये है ना इमरान असलम के, हमें इनिशिएटिव हम किस तरह से ले रहे हैं? ऑफ रोड करना मुझे लगता है कि मसले का हल नहीं है, हमें इकदाम करने की ज़रूरत है। हमें हमारी सिक्योरिटी जो है इसे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट में जो वसाइल की कमी हम फैसलाबाद एयरपोर्ट पे देखते हैं, वो वसाइल पूरे करने की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों पे उस तरह से फोकस नहीं हमें नज़र आ रहा। ऑफ रोडिंग की शिकायत पर वफाकी मौसम की जानब से इंस्पेक्शन की गई है। कल इंस्पेक्शन हुई है जिसमें मुसाफिरों की शिकायत थी कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, तमाम तो चीज़ें फिर भी ऑफलोड किया जा रहा है। तो वफाकी मौसम ने एयरपोर्ट के तमाम अमूर पर ब्रीफिंग ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी अपना जो मेन रनवे है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अजाफी परवाज़ों की तरतीब नहीं दी जा सकी। अब इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से वफाकी मौसम और ओवरसीज़ कमीशन की जानब से भी नोटिस लिया गया कि क्यों ऑफलोड किया जा रहा है। फैसला आप देखें कि स्टूडेंट वीज़ा जाते हैं, लोग जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, वो ऑफलोडिंग पे शिकायत लेके आते हैं, जिस पर वफाकी मौसम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जानब से अज़हार तशवीश किया गया है और जो तमाम तर प्रोसेस है उसको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। अभी शायद आपने भी ये खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई वो स्टूडेंट्स जो कि UK स्टडी वीज़ा
पे जा रहे हैं उन्हें ऑफ लोड कर दिया गया है। उन्हें कह रहे हैं कि आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वापस आएंगे, कोई अथेंटिसिटी है, सर्टिफिकेशन है। ऐसे बेशुमार मामला उन स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक स्टूडेंट है जिसे वीज़ा ग्रांट हो गया है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, जिसके पास यूनिवर्सिटी का केस है, उसके साथ ये मामला नहीं बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ कमीशन और वजारत ख़ारजा को इस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जितनी भी यूथ जा रही है ये हमारा सरमाया है और ये हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉफ्ट में बुलंद कर रही है। आप यूके देख लें, दीगर कंट्रीज़ में देख लें, जो स्टूडेंट्स हैं पास आउट वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। अब सीन ये है कि क्या उनको रोकना एक अच्छा फेल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने 25-30 लाख रुपए लगा दिया, वो विजिट जा रहा है स्टडी वीज़े पर, तो डेफिनेटली वहाँ पे अपने तमाम तो एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने के लिए वो जॉब भी करेगा पार्ट टाइम, उसको जितना भी अफोर्डेबल तो चीज़ें नहीं है ना। तो इस चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि कोई नए कवानीन भी नहीं ला रहे। DGFI गुज़श्ता दिनों उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई कि हम नई कवानीन भी नहीं ला रहे, और मकसद यही है कि इंसानी स्मगलिंग और जो अथेंटिकेशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसका मकसद ये भी नहीं है कि जिसको ऑफलोड कर दिया कि वो दोबारा जा नहीं सकेगा, तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो आप जा सकते हैं। देखते हैं ना कि आप देख सकती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑफर लेटर आ जाता है, तमाम तर चीज़ें पेंडिंग पे रहती हैं और यूनिवर्सिटी की जाना चाहिए, बाज़ औक़ात ऑफर लेटर नहीं आता, तमाम तर चीज़ें इस तरह के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग होती हैं जिस बिना पर वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दी जाती है इमिग्रेशन रूल पे और वो ऑफ रोड हो जाता है। अब वर्क वीज़ा पे जाने वाले इस पे बड़ी एक वफाकी मौसम इंस्पेक्शन कर रहा था, जिसमें एक मुसाफिर ने कहा कि मैं फॉर सपोज लेबर वीज़े पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो लेबर का तो सर्टिफिकेट नहीं होता, तजर्बा भी नहीं होता, तो उसका हमें क्या आपको देना पड़ेगा, जिस पे वफाकी मौसम ने कहा कि इस तमाम सूरत हाल को हम नोट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर ऑफ लोडिंग की शिकायत हैं इनको हल करवाने के हवाले से प्रॉपर से वजारत हवाबाजी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लूप में लेके हुए जितनी भी शिकायत हैं उसको हल करवाने की कोशिश की जाएगी। मकसद यही है जो हमारे ज़राए के मुताबिक बढ़ती हुई इंसानी स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के हवाले से जो हमारी यूथ को दीगर तरीके से जो यूज़ किया जा रहा है उसकी रोकथाम के हवाले से प्रॉपर एक चेक रखा गया है। ऑफ लोडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्शन लगा दी कि आप जा ही नहीं सकते, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रोसेस डिले हो जाता है, मामला ख़राब हो जाते हैं। और ऑफ रोड के मामला जितने भी आपने देखे हैं या हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वहाँ पर एक बात तो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि पॉलिसी जो है उसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उसे इन्हांस करने की ज़रूरत है। अब देख रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। अब वैसे अगर एयरपोर्ट के हवाले से बात करें तो आप फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर किन किन सहूलियात की कमी आपको महसूस हो रही है? बिल्कुल महविश, जैसा कि इमरान बता रहे थे कि जो बुनियादी सहूलियात हैं जिसकी कमी वहाँ पर देखने को मिली है, तो मौजूदा गवर्नमेंट सेटअप को चाहिए कि उनको हल करना चाहिए। और फैसलाबाद जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इस फैसलाबाद शहर को ये सहूलियात फराहम करनी चाहिए ताकि जो बिलखसूस ताजर बरादरी है उनको सहूलत मिलनी चाहिए और दूसरे शहरों के साथ और दीगर मुल्कों के साथ जो है वो ताकि वो तजारत करने में उनकी हेल्प करे, उनके हवाले से जो है वो इक़दामात करने चाहिए और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायत हैं, उनको जो है वो दूर करना चाहिए। इसी तरह से बर वक्त शिकायत का अजाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खा वो फैसलों के हवाले से हो, एयरपोर्ट पे मुसाफिरों को जदीद सहूलियात देने के हवाले से हो। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मुसाफिरों को ऑफ रोड के मामलात हैं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि वजूहात क्या हैं। इमरान असलम, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम टूरिस्ट के हवाले से बात करें या जो विजिटर्स हैं जो विज़िट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके साथ भी ये मामला देखने में आ रहे हैं, उन्हें भी ऑफ रोड किया जा रहा है। अगर उन्हें ऑफ रोड किया जा रहा है तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशंस की कौन कौन सी लिस्ट होना चाहिए? जब एक टूरिस्ट के पास तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं, उसको जब ऑफ रोड किया जाता है तो उसके ज़हन में सिर्फ ये एक शेर आता है कि तुझको पाने में ये वसवसा है कि तुझे खोने का डर है। अब वो सीन ये है कि वो तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसको बाद ऑफ रोड कर दिया जाएगा, उसकी मेहनत उड़ाए कहाँ चलेगी। अब सीन ये है कि मुल्क की तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर जो ऑफ रोडिंग की शिकायत हैं, जिस पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वजारत हवाबाजी और इसके साथ साथ तमाम पर जो पासपोर्ट का काम है वो इस चीज़ों को कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मसला ये है कि जब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने की शिकायत एयरपोर्ट्स पर मौसूल हुई और इलीगल एक्टिविटी मौसूल हुई
जिस पर जो है FIA इमिग्रेशन की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाएगी है। मकसद यही है कि किसी भी लेबर स्टूडेंट को ऑफलोड करना नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन जांचना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैगर्स का ग्रुप हायर करके सऊदी अरब ले जाया जाता है जस्ट बीक मंगवाने के लिए। आप उसकी किस तरह उसको आइडेंटिफाई करेंगे? मुल्क की इमेज तो वहाँ पे ख़राब हो जाता है जब आप लोग एक ग्रुप लेके, उम्रा ग्रुप लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके बीक मंगवाते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग उनको यहीं पे रोक लें, वहाँ पे जो इमेज हमारा ख़राब होगा वो तो होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बड़ा एक रखना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन रखनी पड़ेगी। तो बड़ा इस कड़ी से मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस जो बैगर्स हैं या क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस लोग हैं उनको ऑफलोड किया जाता है। जेन्युइन बंदे को ऑफलोड नहीं किया जा रहा है। जिनको ऑफलोड किया जा रहा है कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बाद वो नेक्स्ट फ्लाइट से रवाना भी हुए। ठीक है, लेकिन इमरान असलम आप क्या देखते हैं कि हमें इस मामले को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं? जिससे मैं बात कर रही थी कि मुझे ये लगता है कि ऑफलोड हल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है, उन्हें ऑफलोड कर दिया जाता है और उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के हवाले से बात कर दें, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही, इधर से उसे ऑफरोड कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई और भी हल निकाला जा सकता है। अब वफाकी मौसम ने तजावीज़ दी हैं कि यहाँ पे वन विंडो जो फैसिलिटेशन सेंटर है, अगर जिस पे मुसाफिर पे ऑब्जेक्शन लगी है ऑफलोडिंग की, वो वहाँ पे बॉक्स पे कर दे, हम उसको चेक एंड बैलेंस करके उसको रवाना करवाएंगे। ठीक है, शर्त ये कि कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठता है ना कि अगर एक पर्सन के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उसे ऑफ रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन का भी बाजार सरगर्म है। आपने ऐसा कोई मामला देखा है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही कह रहा था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद थे, जिसमें FIA के लोग भी मुलव्वस थे, एयरपोर्ट काम के लोग भी मुलव्वस थे। जो यूथ को आप देख सकते हैं कि इंसानी स्मगलिंग में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन के हवाले से वजारत दाखिला की जानब से ये अच्छा इकदाम किया गया कि एयरपोर्ट्स पर अथेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का अमल को चेक एंड बैलेंस किया गया है। बात वही है कि किसी को ना तो बिला वजह ऑफलोड किया जा रहा है, ना ही ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है। ये कुछ ना कुछ ऐसी नेटवर्क्स थे जिनको आइडेंटिफाई करना था, अथेंटिकेशन करनी थी, जिसके बाद उनको रिपोर्ट करना था कि जनाब आप लोग जेन्युइन हैं या आप इलीगल में हैं। तो फैसलाबाद जैसे एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग हो जाए, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बजाय इसके कि इस तरह के वाक़यात को फ्यूचर में रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। ई गेट का प्रोसेस ले लें या ऑफलोडिंग की जो ऑथेंटिफिकेशन अमल का प्रोसेस ले लें या इनके तमाम तर काउंटर्स का प्रोसेस ले लें, मकसद यही है। अब जब ई गेट नाफिज हो जाएगा, उसमें इमिग्रेशन या कस्टम या दीगर हकाम के पास आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप ई गेट से गुजरेंगे, वो आपका तमाम तर बायोडाटा प्रोफाइल सामने रख देगा कि आपने कितनी दफ़ा गैर मुल्क में सफ़र किया है, आपका क्या प्रोफाइल है, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। फिर आप अगर ऑब्जेक्शन का है, वो ऑब्जेक्शन भी कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस अच्छा भी है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से ये चीज़ें जो है बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई हो रही हैं। तो जिस पे गवर्नमेंट खुद जो ओवरसीज़ कमीशन है, वफाकी मौसम है, उनकी जानिब से हज़ार तशवीश किया गया है और कहा गया है कि कम से कम स्टूडेंट्स को ना रोका जाए जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। वर्क वीज़ा के हवाले से उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ताकि मुसाफिर जो हैं वो आसानी से अपने ट्रैवलिंग के मामला देख सकें। वैसे दूसरी जानिब अगर हम फेस्को के हवाले से बात करें, निजकारी की बातें हमें सुनाई दे रही हैं, गर्दिश करते हुए दिखाई दे रही हैं, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? फेस्को की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मौजूदा जो पावर सेक्टर है उसकी जानिब से इकदाम खासे तेज़ किए जा रहे हैं। 57 लाख कंज्यूमर्स की कंपनी है फेस्को। रिकवरी की बुनियाद पर भी फेस्को बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले जो है वो मुल्क भर में अगर किसी कंपनी को फ़रोख्त करना है मौजूदा गवर्नमेंट ने, तो वो फेस्को है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ कबल वजारत पानी और बिजली की जानिब से बाकायदा तौर पर अहकामात फेस्को को जारी कर दिए गए हैं कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वो फेस्को की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए और फेस्को को निजी सेक्टर के हवाले जो है वो किया जाए। और मई 2026 की जो डेडलाइन है वो पावर सेक्टर की जानिब से दी गई है। लेकिन वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ प्राइवेट करने को, निजकारी करने को ही क्यों फोकियत दी जाती है? आप क्या समझते हैं कि फेस्को को प्राइवेट करना एक अक्लमंदाना फ़ैसला है? बिल्कुल महविश, ये बहुत अहम सवाल है। और फिर ऐसी कंपनी को निजी सेक्टर के हवाले करना जो कि एक मुनाफा बख्श कंपनी है, तो ये जो है ये बिल्कुल समझ से बाहर है। आप देखें कि फेस्को की जो रिकवरियाँ हैं वो पेस्को, गैपको
और जो है वो दीगर कंपनीज़ की निस्बत दुरुस्त हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो फेस्को को निजी सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह से बेहतर है कि फेस्को को निजी सेक्टर के हवाले किया जाए, तो उससे ये है कि जो पब्लिक है उसको निजी कंपनी के हवाले करने के बाद फेस्को की जानिब से क्या जो है वो सहूलियात मिलती हैं, क्या लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे, और लोगों के जो फेस्को से मतल्लिक शिकायात हैं, नए कनेक्शंस के हवाले से, रिकवरियों के हवाले से, ओवर बिलिंग के हवाले से जो शिकायात हैं, क्या निजी सेक्टर उन शिकायात को अगर दूर करेगा तो वो जो है वो फिर हम कह सकेंगे कि ये इकदाम जो है दूसरा गवर्नमेंट की जानिब से। पर्सपेक्टिव भी ये है कि फेस्को के पास जैसे हम बात करते हैं कि वसाइल की कमी है, स्टाफ कम है, तो आपको लगता है कि ये निजकारी के बाद ये जो मामला था ये भी आई होप सो के हल होते हुए हमें दिखाई दें, क्योंकि फेस्को हो, एयरपोर्ट हो, इन तमाम अगर डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं आवाम के साथ और आवाम सहूलत चाहती है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, बहुत शुक्रिया वैसे आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। ये थे शहरियों के मसाइल जिसके लिए बर वक्त इकदाम हुकूमत की जानिब से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे जी। अब बात करते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के हवाले से जिनका तारुफ करवाते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ऐसे शख्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो जहाँ भी जाते हैं अपनी जॉली नेचर की वजह से लोगों में मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। आज के दौर में किसी को हंसाना किसी नेकी से कम नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कैसर पिया साहब की, जो कि फैसलाबाद का आन, फैसलाबाद की पहचान, फ़ख्र पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जी, फैसलाबाद को अल्लाह ताला ने बड़ा टैलेंट दिया है और इस नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कैसर पिया जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। जब वो बोलते हैं, जब वो डायलॉग डिलीवर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बोलती है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसर साहब आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाज यूज़ किए मेरे लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि फैसलाबाद की मिट्टी है, तो आप भी फैसलाबाद से, मैं भी फैसलाबाद से, सारे हम जितने भी फ़नकार भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोगों में फैसलाबादी कहते हैं और पूरी दुनिया में जब काम करते हैं तो वैसे भी जुगत मशहूर है माशाल्लाह। बिल्कुल, फैसलाबादी तो जहाँ जाते हैं पहचाने जाते हैं, और हम हमेशा से जॉली नेचर के हैं, जहाँ भी जाते हैं हंसी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। कैसर पिया के साथ ही हमें ज्वाइन किया जी प्रोग्राम में तौहीद अहमद अन साहब ने, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कैसर पिया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन, ठीक है, और मेरे लिए तो आज का प्रोग्राम जो है ना, मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मैं सोच रही थी कि वाह मुझे कैसर पिया साहब से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन हमेशा से जब भी मैं सुनती थी आपका नाम, तो एक ये जो पिया का वर्ड है ना, इसके हवाले से मुझे होता था मैं आपसे पूछूंगी कि इसके पीछे क्या कहानी है। अच्छा, ये जैसे निक नेम होता है ना, जैसे मेरा नाम तारक कैडी साहब ने रखा था, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम था फरमाए, तो ये मैं ना साबर पिया सरकार उनके मानने वाला भी हूँ, उनको बड़ी अकीदत है मुझे उनसे और मोहब्बत भी है उनसे। तो ये पिया का लफ्ज़ कहते हैं, वो दुश्मन भी कह देते हैं पिया, वो पिया एक प्यार वाला लफ्ज़। आपने जैसे आपने पिया बोला है तो ऐसा लगा कि मैंने सही नाम रखा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नाम है, और लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। कैसर पिया साहब, आपकी यही बात जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को खुश करने का फ़न जानते हैं। आज के दौर के लिहाज से जहाँ पर हम देखते हैं इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, वहाँ पर सराउंडिंग में ऐसा शख्स मौजूद है जो कि चारों तरफ हंसी बिखेरता है। कभी कभी सोचा है कि ये चैलेंजिंग भी है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा जो काम है ना, वैसे एक तो ये मशहूर, तो वैसे मैं फैसलाबादी मशहूर होते हैं, आगे भी जिक्र हुआ कि जुगत का, कि मतलब ये तो अफसोस भी करना चाहें उधर भी एक दो छोड़ जाते हैं बातें। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, बड़ा मुश्किल काम है किसी को हंसाना, रुला सकता है, मैं जाते जाते मैं तेरे गिलास मार दें या ठंडा पानी तड़ते सुट दें। बिल्कुल, लड़कियों के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है ना। मैं तो मिनट से पहले रोने लग जाऊंगी। हाँ जी। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन जब अल्लाह की रहमत होती है ना किसी इंसान पे, अल्लाह ने किसी का रिज़्क वसी करना होता है, तो फिर अल्लाह पाक उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह की रहमत है कि लोग आपको देख के मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। आपका काम ऐसा है, और मुस्कुराने की मसलन कि मैं कहता हूँ कुछ लिमिट भी होनी चाहिए। कुछ जैसे हमारे थिएटर्स में होता है, कोई बंदा ओवर हो जाता है या नहीं होना चाहिए, मैं तो इस हक में नहीं। तो ये है कि जैसे
कॉमेडी वो करनी चाहिए जिससे आपकी माँ बहन भी सुन सके, बिल्कुल आपका भाई भी सुन सके, आपकी फैमिलीज भी सुन सके। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि थिएटर जहाँ पर फैमिलीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ की रौनकें हमें हमेशा से दोबारा नज़र आती हैं। तो हित साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप फैशन इंडस्ट्री को, आप शोबिज़ इंडस्ट्री को इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं? आप कंपैरिजन जानना चाह रही हैं? जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि मौजूदा हालात किस तरह से है। देखिए, जहाँ तक शोबिज़ इंडस्ट्री की बात है, डिजिटल इंडस्ट्री की बात है, वो तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, अब आपको भी पता है कि वो इतनी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो उसके बाद ये थिएटर है, उसमें कई जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और कई जगहों पे ज़ाहिर है कि वो एक एवरेज है और कुछ बिलो एवरेज भी है, जिनको ज़ाहिर देखने की ज़रूरत है। और वो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट सेक्टर से, चूँकि मेरा ताल्लुक़ है पंजाब आर्ट काउंसिल से, तो हमारा इदारा बेसिकली है ही आर्टिस्टों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी ये ज्वाइन किया मैंने फैसलाबाद को, और मैं जब थिएटर में गया हूँ, मैंने विज़िट किया, तो जो अभी एक ड्रामा चल रहा है उसका यानी उसकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। यानी इन्होंने एक जो बिल्कुल एक प्रिवेलिंग जो हमारा क्राइम चल रहा है ना, साइबर क्राइम, उसके ऊपर था वो सारा ड्रामा। वो बहुत अच्छा, यानी उसकी स्टोरी के हद तक तो वो बहुत अच्छा है। अब आई डोंट नो कि वो ज़ाहिर है जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर और भी आ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से लेकिन इसमें मेहनत, मैं सब आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये हमारे ऑफिसर्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए। थिएटर जो हो रहा है, जो प्ले हो रहा है, अब साफ़ सुथरा हो रहा है। इसका क्रेडिट मैं खुसूसन इमरान साहब हैं, हमारे आर्ट्स काउंसिल के हमारे हेड हैं, वो भी तो मेरे भाई भी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर अज़मा बुखारी साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कदम उठाया ना, हमारे सीनियर्स का, जितने भी हम सीनियर्स थे, हमारा साथ दिया उन्होंने। उससे क्या हुआ है कि जिस तरह वो आजकल सीसीडी आई है, जी तो हर चीज़ क्लियर हो रही है। इसी तरह अज़मा बुखारी साहब भी हमारे लिए सीसीडी है, थिएटर की सीसीडी। हाँ, उन्होंने भी तकरीबन अगर कोई जिस तरह की कोई बात करता है या जिस तरह कोई गलत बात करता है, लच्चरपन को करता है, ये डांस, तो उसके लिए बड़ी सज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले कैसे साहब, मैंने ना थिएटर्स विजिट किए, मैं रिपोर्टर थी और मैंने मुख्तलिफ थिएटर्स विजिट किए, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ होता था कि यहाँ पर फैमिलीज़ आनी चाहिए। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट के हवाले से बात करते थे, डायलॉग की डिलीवरी बहुत अच्छी थी, लेकिन स्क्रिप्ट का कंटेंट फैमिलीज़ में सुनने वाला नहीं था। स्क्रिप्ट है ही नहीं। मैं आपको सच बताऊँ कि स्क्रिप्ट जो नहीं था, अभी होना चाहिए। हमारे जो राइटर, जो डायरेक्टर, दरअसल मैं फ़नकार हूँ ना, मैंने अपना ड्रामा कर लिया, तो जी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जो राइटर है ना, उनको आना चाहिए। फिर सबसे बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में पैसा बहुत कम है। जैसे हम हिंदुस्तान की मिसालें देते हैं, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, बला बला जितना भी, ठीक है, उनकी मिसालें देते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे इन्वेस्टर कम है, प्रोड्यूसर कम है। तो बाकी अब थिएटर, अब जाएंगी, अब ड्रामा देखेंगी। अब मैं फैसलाबाद की खुसूसन मैं बात करता हूँ कि अभी मैं फैसलाबाद वही लड़के जो आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले, जिनको मसलन के वो कहते हैं गुस्से से गालियाँ देकर समझाना पड़ता था, अब वो खुद ही साफ सुथरे हो गए। बड़ा अच्छा काम है। आपने देखा बहुत सारे टैलेंटेड लोग थिएटर में आना चाहते थे, फैमिलीज़ की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो रही हैं। अब इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि वैरायटी आ रही है, जिद्दत आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। कैसर साहब, आपने इंडियन मूवीज़ पे भी काम किया, आपने पाकिस्तान को बड़ा ब्रॉडली रिप्रेजेंट किया है और हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है। तो आपको ये किस तरह से फ़ील हो रहा है, अगर हम इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो उनसे जो मैंने सीखा है वो अदब सीखा है, फिर मेहनत सीखी है। क्योंकि हमारी फिल्में बनती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। जैसे वासी चौधरी साहब हमारे राइटर हैं, फिर हमयूं सईद भाई, उनका नवील कुरैशी साहब, फ़िज़ा बयान, ये जितना भी पैनल है, सैयद नूर साहब, ये बड़ी मेहनत करवाते हैं। लेकिन वो जो काम करते हैं ना, उन्होंने पेपर वर्क किया होता है। हमारा क्या काम होता है, पहले तो हमने प्रोड्यूसर ढूंढना है, फिर प्रोड्यूसर ने कहना है, जो 50 लाख वाला एक्टर है, उसने यार वो 50 लाख लेता, 3 लाख च कर लो तो बड़ी गल है, सही, ठीक है ना। आटे का रेट बढ़ गया, फनकार का कट गया। वो मैं ये कहना चाहता कि वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, और अपनी 20 दिन में उन्होंने सोचा होता है कि हमने फिल्म मुकम्मल करनी है, और वो मुकम्मल कर लेते हैं। और वो हसद नहीं करते किसी से। बिल्कुल। हमारे क्या प्रॉब्लम है कि मैं विश का शो अच्छा जा रहा है
ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਈ ਸਾਡਾ या अल्लाह जे साढ़े को कुछ नहीं रहा तो महविश का भी मेकअप चोरी हो जाए, ठीक है, वो करके जाना शो पे, या अल्लाह फ़िल्टर ख़त्म हो जाए जो आजकल फ़ोन पे लग रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें ना वो करना शुरू कर देते हैं, तो वो खुश होते हैं। और हमने फिल्में की जैसे सरदार कमाल साहब अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम था फरमाया, फैसलाबाद की शान, ठीक है, विकी भाई करके आए, नासिर चिनोडी साहब मसलसल माशाल्लाह कर रहे हैं, ठाकुर साहब हैं, ज़फ़री खान साहब, जितने भी मैं नाम लूँ, साजन भाई ने की हैं, सखावत साहब ने की हैं, और फैसलाबाद के ज़्यादा फ़नकारों ने की हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबको करना चाहिए। फ़नकार जो होता है ना, फ़नकार वो उसकी कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? सरहद से बालातर होकर सोचना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें सबसे पहले अपना मुल्क, हमारा मुल्क सबसे बेहतर है अल्लाह की मेहरबानी से, जैसा मुल्क की इज्जत जिस चीज़ में हमें वो काम करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम अपनी कंट्री को बड़े प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कैसे साहब, आपसे एक चीज़ मैं सीखना चाहती हूँ, मैं फैसलाबाद से तो ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मुझे ना जुगतों के हवाले से कोई हाव ना नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये जुगत बनती कैसे है? जुगत नहीं ये बनती, आप जुगत ना बनाएं, आप सिर्फ जहन बनाएं कि मैंने जुगत करनी है। ये कौन सा कोई खराद का काम है जो जुगत बनती है, आपने सोचना है बस। आर्ट में बनाने से कुछ भी नहीं होता। सही। ये थोड़ा गहरा है काम, यानी ये इंट्यूटिव होता है, आपको आमद होनी चाहिए, ये एक तरीका है, जो बेहतरीन तरीका है वो तो ये कुछ चीज़ों को उल्ट करना होता है बस। यस। अब जैसे मैं क्रेडिट दूंगा, जैसे सजाद जानी है, उसने फैसलाबाद का टैलेंट बहुत ज़्यादा उजागर किया, मैं उसे खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मेरा भाई भी है, और लेकिन उसने बड़ा ही फ़ायदा किया लोगों का, कि जिन लोगों की बात सुनी नहीं जाती थी उसने अपने चैनल पे उनको बुलाया, मोहल्लों में गया, गलियों में गया, जगह जगह जाके उसने टैलेंट बाहर निकाला। और सजाद जानी को पता है कि बंदे को किस तरह, क्योंकि अल्लाह की रहमत है ना उस पर, बिल्कुल इसी तरह तो मैं चाहता हूँ कि फैसलाबाद जिस तरह राना एजाज भाई वो हैं, और भी बहुत ज़्यादा जो हमारे बंदे हैं माशाल्लाह, तो वो काम कर रहे हैं। उसके जुगत का कोई नहीं है, वो एक चीज़ ऐसे जैसे कि रक्शे से हाथी बैठा होता, वो नहीं बैठ सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें को जो चीज़ ना हो सके उसे अब आप इनडायरेक्टली मुझे ये कह रहे हैं कि मैं जुगत नहीं सीख सकती। नहीं, आप किस सीख सकती हैं। अब सर बैठे इनको मैं आप थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करें, थोड़ा गहरा ऑब्जर्व करें, सही, फोकस्ड हो जाएं, और फोकस्ड होने के बाद आपको वो खुद चीज़ें अपनी पैरोडी खुद बता रही होती हैं। सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये थोड़ा फोकस करने की लेकिन बात। आप जुगत ना सीखें, आप इतनी प्यारी हैं, आप शेर व शायरी सीखें, ठीक है ना, आप कोई अच्छी बातें आपको आती हैं माशाल्लाह। बस खूबसूरत लड़कियों को चाहिए शेर व शायरी सीखें। हाँ, शेर व शायरी तो मैं सीख रही हूँ, कोई मैं कह शेर रही हूँ कोई- शायद किसी के दिल में बात उतर जाए, लेकिन ये ऐसा फ़न है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, इधर से उधर जो है ना, एक भी शेर हो जाए तो तमाम मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ, लेकिन नहीं, मैं जैसे मुझे बड़ा शौक है, शेर शूर मैं भी सुनता रहता हूँ, कभी कभी याद करके पढ़ भी लेता हूँ। कोई दिल के करीब शेर, बड़े शेर ऐसे कोई एक, उसके बाद मैंने ये भी पूछना है कि फेवरेट क्यों है? हाँ, ख़त के तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की है। तो ये मैं फेवरेट इसलिए मेरा शेर है कि आजकल जिस तरह दौर चल रहा है ना, वो दौर अजीब सा चल रहा है कि दोस्त दोस्त का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार के, जो बहन भाई हैं वो भी लालच के रिश्ते बन गए। तो मैं चाहता हूँ कि वो है ना कि बंदा मिलता भी है ना तो वो जान छुड़ाने के लिए, पर उससे वो साफ जाहिर है वो क्या ना, दोस्तों पे मुझे शेर याद आ गया कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, वाह, चाहे सदमे हज़ार आ जाएं, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं। बिल्कुल, क्या टू दी पॉइंट आपने बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है, ये आज के दौर पे बिल्कुल फिट बैठती है। फर्दर भी कैसर पियाज से इसी तरह से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ जी ब्रेक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कैसर पिया साहब और तौहीद साहब के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, जिसे हम उनसे मजाक के हवाले से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान इंडस्ट्री के हवाले से भी बात कर रहे थे। कैसर पिया साहब, आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बड़ी फिल्म्स में काम किया, महविश हयात साहिबा के साथ काम किया, फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं उनका एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगा, वाकई वो, मैं कहते हैं जिन्हें इंसान कहा जाता है ना, महविश जो भी हैं वो अच्छी होती है, ठीक है ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। आपका नाम भी महविश हयात,
और फाद मुस्तफ़ा भाई, फिर नबील कुरैशी साहब उनके डायरेक्टर थे। लोड वेडिंग मैंने एक फ़िल्म की थी, फ़िज़ा अली उनकी जो थी प्रोड्यूसर थी, मेरी बहन है वो भी। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो उनका जो तरीका काम करने का ना, वो जो मैं इंडियन पंजाबी फिल्में करके आया हूँ वो सेम वैसे बिल्कुल जो हम मिस करता हूँ हम पंजाब में, जो पंजाब में जो हमारी फिल्म बनती हैं उनका तरीका जो है बड़ा अच्छा है। मैं नहीं ये कहता कि वो बुरा काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। तो वो उनका दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से। जैसे मैं जो एक वाक़या याद, मैं गया हूँ शूटिंग के दिन, बड़ा नर्वस, तो फर्स्ट फिल्म थी मेरी कराची, तो बड़ा परेशान भी था कि यार क्या सलूक करते हैं फाहद भाई, मैं भी शयाद जी, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतना बड़ा नाम है, ये वो। देखो दोस्ती उनके साथ थी, मजाकरात में वो आते थे, गपशप लगती थी, लेकिन जब मैं गया हूँ ना तो मुझे उन्होंने ऐसा ट्रीट किया है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि मुझे लगने लग गया आधे घंटे बाद कि मैं इनसे बड़ा सुपरस्टार। वो मुझे अपने लेवल पे लेके आए, मजाक शुरू कर दिया, खाने ज़मीन पे बैठ गए, रिहर्सल शुरू कर दी। तो अगर इंसानियत सीखनी है ना किसी से, तो मैं कहता हूँ फाहद मुस्तफ़ा भाई वो ग्रेट आदमी है, मेरे वो दिल के बहुत करीब हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी जान भी हैं, वो सुपर डुपर स्टार भी हैं। तो उनका ना काम करने का तरीका, उनकी मोहब्बत, जैसे मैं ड्रामाज वगैरह में देखता हूँ, उनकी शूटिंग वगैरह, लोगों से मिलता हूँ। फैसल कुरैशी भाई वो बहुत ग्रेट इंसान है, बहुत ही ग्रेट इंसान है। हमें सईद भाई हैं, फवाद ख़ान भाई, बस उनके जितने भी लोग जिनसे मैं मिला भी हूँ, और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जितने, तो बड़े अच्छे लोग हैं और इंसानियत उनमें है। बिल्कुल, और इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। और ख़ासकर अगर हम शोबिज़ के हवाले से बात करें, हम यही देखते हैं कि इसमें कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है, इसमें बहुत कम लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा मैं आपको सच बात बताऊँ ना, तो मैं सबको कहता हूँ कि अल्लाह राज़ी करो। जब अल्लाह राज़ी हो जाता है ना तो सारी दुनिया राज़ी हो जाती है। और अपने रिज़्क़ की फ़िक्र ना किया करें, मेहनत करें, ज़रूर घर से निकलें, अब मेहनत के लिए, जैसे आप शोज़ है, सुबह सुबह हम आए इधर, आप मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। सबसे पहले तो आप मेरी बहनों की तरह हैं, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जो मेहनत आप करते हो ना, अल्लाह उसका अजर देता है बेशक। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा कि आपके जो नसीब का रिज़्क़ है आपको मिलना ही मिलना है, चाहे अच्छे तरीके से ले लें, चाहे बुरे तरीके से ले लें। ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं मेहनत करके, और रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। और कोई आपसे जेलस होता है ना तो खुश हुआ करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी काबिलियत दी है, इस काबिल कर दिया है कि लोग आपसे जेलस होना शुरू हो गए हैं। वो आपको क्या कहते हैं, आपकी उड़ान और ऊपर होती है, आप मेहनत करते हैं। जिस तरह हमारे फैसलाबाद की शान है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, बेशक मैं कसम से, अल्लाह जानता है, मसलन वो मेरी जान भी है, इसलिए मैं उनको कहता हूँ, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं उनसे सीख के उठता हूँ कोई चीज़, मेरा जज्बा बढ़ जाता है कि यार राहत भाई जैसा बन सकते हैं हम। अगर पाकिस्तान में अगर कोई सुपर डुपर स्टार अभी है ना, तो एक बंदा जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब है। ठीक है। और आप उनके पास बैठे होंगे, उनके फार्म हाउस पे चले जाएं, घर चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आप मालिक हैं घर के। ठीक है। वो कोई काम करने वाले हैं, वो इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना अखलाक उनका अच्छा है, इतनी मेहमान नवाजी उनकी अच्छी है। तो क्या है, अल्लाह की रहमत को कभी अपनी चालाकी ना समझे। बिल्कुल इसी तरह से बंदा जवाल पजीर कब होता है, जब अल्लाह की रहमत को अपनी चालाकी समझता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो वो बंदा समझता कि मेरी वजह से सब बिल्कुल कुछ इसी तरह से ये हो नहीं सकता कभी। तकब्बुर और गुरूर इंसान को करने नहीं चाहिए। और ख़ास करके दुनिया के मामलात के हवाले से कैसे साहब, आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आपने बहुत सारे शहरों में काम किया, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में भी थिएटर किया, फैसलाबाद के साथ कैसा एक्सपीरियंस? फैसलाबाद मेरा अपना शहर है। फैसलाबाद तो मैं डरता हूँ काम करते हैं ना। फैसलाबाद आधा ड्रामा तो हॉल में हो जाता है, आधे से ज़्यादा झुकते तो उनको ही याद है। बल्कि जब फैसलाबाद ड्रामा करने आते हैं, जो 8-10 झुकते हैं ऐसी मिल जाती हैं जो ऑडियंस से, जो हम जाके लाहौर करते हैं। तो फैसलाबाद एक ऐसा, वो कहते हैं ना कि बेहतरीन शहर है, पूरा मुल्क ही बेहतरीन है। मसलन गुजरांवाला बड़ा अच्छा है, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, लेकिन फैसलाबाद में आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि मेरा बचपन, मैं पैदा फैसलाबाद में हुआ, या मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, मैंने साइकिल से स्टार्ट किया, तो आज अल्लाह का करम है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम भी करना अगर है तो वो फैसलाबाद है। बिल्कुल ऐसे ही है, फैसलाबाद के लोग बड़े मजाक से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। तो साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, फैसलाबाद में थिएटर को मॉनिटर करने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए,
कुछ बेसिक जो हमारे मकासद हैं वो देखने पड़ेंगे। यानी एक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है वो क्यों होता है? अब ये बड़ा सिंपल है इस चीज़ को कैलकुलेट करना। हमारी जो बेसिक ज़िम्मेदारी है वो तो यही है कि जो मैंने जैसे कहा कि फैसिलिटेट करना है, हमें कोई वो सख्ती नहीं करनी है आर्टिस्टों के ऊपर। ज़ाहिर है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सख्ती करेंगे तो वो जो बेचारा वो लेके आता है वो यूँ होता है ना, तो कुछ वो बोल नहीं पाता। बिल्कुल। सो फियर दूर करना है, यानी उसको बढ़ाना नहीं है। अब ये जो डिपेंड करता है जो थिएटर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, अब देखें ये तो ऐसे चल रहा है ना, लाइव चल रहा है। अगर कोई उसमें गलत करता है तो वो तो फ़ौरन कर रहा है ना। अब उसका स्टेज के ऊपर खड़े तो कोई हाल नहीं, बाद में उसको पकड़ेंगे, उसको सज़ा देनी है, उसको बैन करना है, वो तो चीज़ें हैं। लेकिन असल में ये एजुकेट करने की ज़रूरत है जो वहाँ पे थिएटर्स में खड़े लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जो फौरी तौर पे ऐसा कोई एक्ट करते हैं और फिर अपने लिए भी वो मुसीबत डालते हैं और सोशली भी वो मसला बनता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कैसर भाई से मेरी पहले भी बात हुई है कि ये चूँकि इन्हीं के जूनियर्स लोग हैं तो इन लोगों को चाहिए कि वो एक अच्छा जो सोफिस्टिकेटेडनेस जो एक क्लासिक है जो ड्रामे का, वो ज़ाहिर है ये लोग अगर उन लोगों को गाइडेंस दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से अभी बड़ी कोशिश करते हैं जब भी हम जाते हैं ना, कहीं भी ड्रामा करने जाते हैं आउटडोर। अभी मैं पिंडी था, अभी फैसलाबाद आया जब, तो जूनियर्स को डांट के सख्ती से समझाया जाता है। फिर उनको चीज़ें दिखाई जाती हैं कि यार ये ना करो, इसका ये नुकसान है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज एक एक्टर बैन होता है, 1 महीना अगर वो बैन होता है ना तो उसका सारा दारोमदार वो ख़त्म हो जाता है, उसका घर का सारा सर्कल, कि उसने पैसे लेके जाने हैं, उसके घर का सर्कल। वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 फनकार होंगे थिएटर के जो टेलीविज़न करते हैं या कोई फिल्म्स करते हैं, सब जो फनकार हैं वो नहीं करते। लेकिन उनको अपने रिस्क के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद के फनकारों कोई भी बिल्कुल तो उनको सोचना चाहिए कि यार हमारा रिस्क बंद ना हो जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। हम वो बात करें जिससे हम मुतमिन हैं। मैं कई फनकारों को उनकी बातें दिखाता हूँ कि यार देख ए तू अपनी बेटी के सामने कह सकता ये फलां कर सकता, तो जो किस आपकी बेटी मैं समझ कहता हूँ या मेरी बेटी मेरी कोई ऐसी बात देखे वो अपने दोस्तों को दिखा सकती। तो सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा फनकारों को। हम कह देते हैं डिपार्टमेंट सख्ती कर देता है, हम कह देते हैं फलां डिपार्टमेंट तो रिएक्ट करता है ना, यानी एक्ट इधर से होता है। हर अमल का एक रद्द अमल है ना, वो वही फॉर्मूला है। मुझे लगता है आजकल के दौर में सबसे जो आसान चीज़ भी है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ भी है वो ये है कि अपने ज़मीर को सेटिस्फाइड करना है। इस चीज़ पे अगर आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम देखेंगे थिएटर्स में बड़ा अच्छा चलेगा। आर्ट जो है, आर्ट कोई भी होता है वो उस सोसाइटी का असल चेहरा तो वही है ना। अब वो आप आर्टिस्ट, जब मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, ये चूँकि इंसान का पर्सनल है ना, मैं एज अ टीम नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर वो उस टीम में खड़ा हुआ कोई यानी आर्टिस्ट की शक्ल में कुछ और खड़ा हुआ है तो वो फिर इस तरह की जब हरकतें करते हैं तो वो सारी टीम के लिए एक तो शर्म का बायस है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशली फिर जाहिर है लोग टॉलरेट नहीं करते, लोग करें या ना करें, जाहिर है हम इदारा हैं तो इदारा फिर ये टॉलरेट नहीं करता इससे। हाँ, हमें सिर्फ अनएथिकल चीज़ें जो हैं वो अपनी सोसाइटी को ना तो देनी चाहिए और ये आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सारी, जैसे पिया भाई बात कर रहे थे कि वो बहुत फलाना आर्टिस्ट है वो उतना मेहमान नवाज भी, हाँ ये बात सच है, क्योंकि ये साथ साथ ये ट्रेनिंग चल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से एक जो सच्चा आर्टिस्ट होता है ना वो तो फिर सारी चीज़ों को इतना गैरतमंद होता है, इतना वो ईमानदार होता है कि मैं बता नहीं सकता। आपने देखा होगा कि फैमिली दोबारा से ट्रेंड में आ रही है और थिएटर विजिट कर रही है। होता क्या है कि अब किसी को समझाते ना, ये दौर ऐसा है, अवेयरनेस नहीं है। खासकर थिएटर में मेरे जैसे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। मैं भी मैट्रिक फुल फेल हूँ माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है, आके मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने उर्दू पंजाबी, जो मुझे फील्ड में आके लगा कि मुझे सीखना चाहिए। तो हमें क्या लगता है, हम किसी को समझाते हैं ना, आजकल का दौर क्या है कि आप अपने बच्चे को भी समझाते हैं ना, वो कहते हैं अबू जी तानू नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वो बंदा कहता है पता नहीं ये क्यों सानू समझाना चाहता फलां बला बला। जैसे ही अभी मैं साहिवाल ड्रामा कर रहा था भाई, तो कुछ फनकार थे, वकार दास साहब हैं, वकार दास साहब हमारे सीनियर भाई हैं, वो भी अली खान साहब हैं मोहसिन। तो मैं ना बोल रहा हूँ यार ना गंदी बात करो, बैन हो जाओगे, फलां हो जाओगे, ये हो जाए, ये वो बोला।
वो ना मैं जब जाता तो पीछे बातें करते, बड़ा ही जूनियर साडा आ गया। तो अब मेरे ज़हन में था कि मैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल भी जाता हूँ, मेरे सामने मीटिंग्स वगैरह होती हैं, क्या वो थिएटर बंद हो गए? अब वो घर में बैठ गए सारे। आपने बेहतरी के लिए वहाँ पर काम मैं कहता था ये ना करो, थिएटर बंद हो गए। बाद में जब मैं गया ना थिएटर खोलने के बाद, कहते यार हम बड़े हो के, उन्होंने कहा यार माजत ख्वां कि तुम सही कहते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि यार नहीं ये बंदा सही नहीं कहा, कि सख्ती कर दा फला फला फला। ये भी बड़ी बात है कि गलतियों से सीख लेना, हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखना चाहिए। गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन बर वक्त गलती की दुरुस्तगी करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेकिन है। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं फैसलाबाद में जो थिएटर हो रहा है, और मैं डीसी डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, आर्ट्स काउंसिल, जितने भी हमारे ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट जितने भी, उनका मशकूर, उनके कोई भी मसला प्रॉब्लम्स होता है वो बात सुनते हैं। मसलन एसी साहब, एसी फैसलाबाद, तो उन क्या करते हैं, वो थिएटर फ़ौरन बंद नहीं कर देते, ज़्यादा सख्ती नहीं करते, पहले बात सुनते हैं, तहकीक करते हैं, और कोई भी काम होना चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कमिश्नर साहब को भी, डीसी साहब को भी, हमारे आर्ट्स काउंसिल का जितना इधर अमला काम कर रहा है उनको भी, आरडी साहब को भी, कि वो बात सुनते हैं फनकारों की, उनको बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर कोई किसी को बैन करना या बिल्कुल सख्ती इसी करने तरह को से करते हैं। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो शोबीज़ में बहुत कम मौके हैं फैसलाबाद की आवाम के पास तफरीह के हवाले से। ऐसे में यहाँ पर इतने बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट का काम करना ये फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशकिस्मती है, फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करना। फर्दर भी थिएटर के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद की शोबिस के हवाले से। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर टैलेंट की कमी नहीं है, जहां पर बड़े बड़े नाम इस धरती से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी। ज़रूरत इस समय की है कि हमने फैसलाबाद की इंडस्ट्री को ग्रो करना है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, ताकि यहाँ के आर्टिस्ट जो कि अभी जूनियर हैं वो एक ऐसी फ़िज़ा में सांस ले सकें जहाँ पर उनके तमाम तर मसाइल हल हों। इस पर फर्दर भी गुफ्तगू करेंगे जी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के शोबिज़ रिपोर्टर अहमद साद ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साद आप? जी ठीक ठाक। साद बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वैसे भी शोबिज़ रिपोर्टर सुबह सुबह बहुत कम ही हमें देखने में मिलते हैं। साद मुझे ये बताइएगा कि अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के थिएटर्स आपने विज़िट किए होंगे, मुझे लगता है कि बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि थिएटर आर्टिस्ट को मेंटली रिलैक्स नहीं होने देते। आपकी नज़र में फैसलाबाद के थिएटर आर्टिस्ट या थिएटर्स के मसाइल क्या हैं? कोई एक मसाइल हो तो मैं उन पे बात करूं। अब जैसे रिसेंटली अगर हम बात करें तो मिनर्वा थिएटर जो है वो इस टाइम बंद है। फैसलाबाद का सबसे कदीम और पुराना थिएटर है। हालांकि वो कोई वायलेंस की वजह से नहीं बंद, ना एसओपीज़ की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, वो उनका लाइसेंस का इशू था, तो उसकी एक्सटेंशन की वजह से जो है वो बंद किया गया है। उससे पहले भी जो है वो बंद होती हैं। दरअसल किसी का मतलब आम ऑडियंस ने तो टिकट लेनी है, वहाँ पर जाकर देख लेना है। जो असल मसाइल होते हैं वो आर्टिस्ट के होते हैं, जो स्टेज फनकार होते हैं। अब मिनर्वा थिएटर था, उससे पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पर मिनर्वा गोल्ड थिएटर था, वो पहले बंद हुआ। उनके भी एसओपीज़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं थी, वो टैक्सेस के कोई इशू थे उनके लाइसेंस के। खैर वो उन्होंने दोबारा उसे रीओपन नहीं किया। ऐसे अब मिनर्वा बंद हो गया। अब देख लें, अब दो बड़े जो हैं वो थिएटर फैसलाबाद के बंद हुए, तो 100 के करीब जो है फनकार क्या हुआ, बेरोज़गार। फिर उन्हें एडजस्ट किया गया नूरमहल थिएटर में, उसके साथ साथ सबीना थिएटर में। तो एक ये बेशक बड़ा फनकार हो या छोटा फनकार हो, ये एक पूरी फैमिली की तरह होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेके चलते हैं। अब उनके दो डायरेक्टर थे, एक मिनर्वा थिएटर के भी और एक मिनर्वा गोल्ड के भी। दोनों डायरेक्टर्स को कहाँ शिफ्ट किया गया, सबीना थिएटर में, नूरमहल थिएटर में, कैसे कि उन्हें भी सपोर्ट दी जाए। अब उन्हें तो कर लिया, लेकिन अब फनकारों को भी किस हद तक कर सकते थे। अब सैकड़ों फनकार और थिएटर आपके पास, ये मैं बार बार न्यूज़ भी देता हूँ कि पूरे फैसलाबाद में सिर्फ 2 थिएटर हैं इस टाइम जो चाह रही हैं, एक सबीना और एक नूरमहल थिएटर है। इतना बड़ा फैसलाबाद है। भाई मैं इसका भी मशकूर होना चाहिए सब फनकारों को, फैसलाबाद के फनकारों को, जिसमें राना शानी भाई हैं, प्रोड्यूसर राना अब्बास है, ठीक है, शबाज भाई हैं, वो सबको लेके चल एक थिएटर। अभी हम जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ये पप्पू यार तंग ना कर, इसमें तकरीबन 3 थिएटर्स की टीम है, वो अकेला प्रोड्यूसर ने अफोर्ड किया है। और राज़क तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको ताकत हिम्मत बहुत ज़्यादा दी है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। अभी वो उन्होंने पिछले, जब मैं 2 महीना पहले आया था ड्रामा करने, तो वो 8-10 फनकार उन्होंने घर भेज दिए कि आप चले जाओ, टीम ज़्यादा। लेकिन फिर उन्होंने अगले वीक में बुला लिया कि नहीं यार, उनका रिस्क ये वो,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लाइसेंस है ये दे देना चाहिए, ये ज़िद नहीं बनानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना हैं जो मुश्किल आती हैं। ये मसलन के फ़नकार, मैंने आगे भी आपको बताया, साहब भी वो ये बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छी बात ये है कि फ़नकार का रिस्क चलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ठीक है, से क्योंकि फ़नकार के पास पैसा नहीं है। मसलन वो कोई 500 लेके जाता है, कोई 1000 लेके जाता है, कोई 10,000 लेके जाता है, कोई 5 लेके जाता है, तो उसने अपने घर का राशन लेके जाना है। ठीक है ना, ये मैं हूँ, चलो मैं, अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, या चंद फ़नकार हैं, सारे सेटल नहीं है, तो इनका एहसास करना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को मानना चाहिए। और फैसलाबाद में तो है ही प्यार करने वाले सारे, बिल्कुल इसी तरह चाहे वो से। सियासतदान हो, चाहे फनकार हो, चाहे ऑफिसर हो, सब जुगते हैं, करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं सब। कैसे साहब, ये भी बात आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने जुगतों के हवाले से बात की, कभी आप मार्केट गए हों फैसलाबाद में, तो कभी कोई जुगत पड़ी है? मुझे हर जगह जुगत पड़ी है। आप जुगत की बात करें, मुझे पानी वाले शापर भी पड़े हैं जैसे, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं। वो लोग ना मजाक करते हैं, मतलब कि वो बैठे हैं, खाना, मैं खाना एक जगह पे बैठा खा रहा हूँ फैसलाबाद वगैरह, भाई खाना खाइए, आखिरी बारी खा रहे थे वो, ठीक है ना, वो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। वो मैंने गाड़ी ली प्राडो, तो मैं फैसलाबाद लेके आया, खुशी होती है ना जब भी, तो गाड़ी पे लेके आया, तो एक बंदा मुझे कहता, भाजी सच दसना किसे 200 ही लेके आए जरा, दोस्त भी नहीं कह रहे, 200 ही लेके आए जरा, ठीक है ना। जो अल्लाह ने जी गड्डी देती है, हुण तुहानूं अल्लाह पैसे पेट्रोल के पैसे भी दे देवे, वो इस तरह की बातें। वो घर लिया, तो फिर मैं ना गधा गाड़ी पे फैसलाबाद की इन सड़कों पे बोतलें बेचता था, लेमन सोडे वाली बोतलें, वो गधा गाड़ी पे बेचता था, खोता रेडी जिसे। तो कई दोस्त मिलते हैं, उनसे कोई तेज़ गुजर जाऊँ, जब भी उन्हें फ़ोन करके, अच्छा जी खोता रेडी भुल गए जी हम जनाब, सलाम नहीं लैके गए, वो इस तरह की वो मजाक चलता रहता है। लेकिन मैं भी, मेरी कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। कोई दोस्त कोई सख्त अल्फाज भी बोल देना, तो मेरी कोशिश है कि मैं अब बना उसे अवॉइड कर देती हूँ। कैसे साहब, आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं, ठीक है, और जितनी खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी है उतना खूबसूरत आपका दिल है कि आप तमाम तर लोगों को साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम देखते हैं कि तरक्की के हवाले से। कैसे साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम आपकी लाइफ के हवाले से बात करें, सबको हंसाते हैं, जैसे मैंने आते ही देखा, मैंने कहा आपको देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो दूसरों को मुस्कुराते हुए रखने वाला शख्स खुद किस तरह से मुस्कुराता है? क्या खुद पर्दे के पीछे एक डिफरेंट पर्सनालिटी है? हाँ, अच्छा, हर वक्त मजाक नहीं होना चाहिए, मजाक ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंसान पता खुश कब होता है? जब उसका दिल खुश होता है, जब उसका अंदर खुश हो। वो किस तरह खुश होगा? वो तभी खुश हो सकता है जब आपने किसी के साथ ज़्यादती ना की हो, जब आपने किसी का हक ना मारा हो, आप के साथ सब दोस्त बहन भाई मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, जिस तरह आप उनसे करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं। तो ये नहीं कोई जुगत करे तो फिर ही कोई खुशी मिली, नहीं। कोई ये होता है कि यार जिस पे आपको मान होता है ना, वो मान ना तोड़े, वो साथ खड़ा हो रहा, तो उसमें बड़ी खुशी होती है। जैसे अल्लाह का शुक्र, मेरी फैमिली है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरी बीवी, बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरी मुश्किल में भी, मेरी आसानी में भी, हर वक्त मेरे साथ होते हैं। दोस्त मेरे साथ मेरे खड़े होते हैं। तो इन चीज़ों से बड़ी खुशी होती है कि जो दोस्त कोई दगा नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। और कैसे साहब, आपने देखा होगा कि ऐसे शख्स जो कि हमारे मुश्किल टाइम में साथ होते हैं वो कभी नहीं भूलते, और वो शख्स जो हमारे मुश्किल टाइम में हमारा साथ नहीं देते, ये दो लोग ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग थे? मेरे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उधार लेने वाले ज़्यादा मैं ना कसम से, मेरे रिश्ते ज़्यादा ख़राब पैसों की वजह से हुए हैं। मैं सब मेरे रिश्तेदार लगा लें, मेरे दोस्त लगा लें, मसलन कई लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया ना मुझे। अभी जब होता क्या कि आप किसी को उधार पैसे देते हैं ना, तो आप उसे पैसे नहीं दे रहे, आप समझे अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब बंदा लेने आता है ना, कोई, मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, मैं भी हज़ार बंदों से पैसे ले लेता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है या पड़ती थी। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपने हैप्पी रहना है, अपने रिश्ते बचाने हैं, ना उधार लें ना दें, ठीक है, अल्लाह से क्योंकि उधार देने वाला, जो देने वाला ना, वो कह रहा है यार मैं बिल जमा कराना वापस कर दे, ये कर। मैं आपको मैसेज बता दूं ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बहुत निज़ाम है दुनिया के, तो बस अल्लाह खैर ही करे सबको। लेकिन ये कि मेरे दोस्त हैं ना, जो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं,
मैं वो मैं उनको उधार पैसे नहीं देता, बिल्कुल। इसीलिए नहीं देता ये मुझसे दूर ना हो। बिल्कुल, और ये खदशा रहता है जब आपके कीमती रिश्ते होते हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, फैसलाबाद में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, कैसर पिया साहब फैसलाबाद में आकर थिएटर कर रहे हैं, इससे थिएटर का मयार बेहतर हो रहा है, फैमिलीज रुख कर रही हैं? बिल्कुल, थिएटर का जो मेयार है काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। हालांकि इनिशिएटिव जो है थिएटर्स वाले खुद ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 5 से 6 महीने अगर हम रिसेंट ले लें तो नूर महल थिएटर में उन्होंने फैमिलीज़ ड्रामा करवाए हैं और एक बड़ी तादाद जो है वो फैमिलीज़ की आई है। और मैं खुद देख के लिए मेरे लिए शॉकिंग मूवमेंट था कि वाकई ये फैमिलीज़ आई हैं वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने इसे प्रमोट कैसे किया है इस चीज़ को कि अपनी जो थिएटर्स के खुद स्टाफ था उनकी फैमिली सबसे पहले वो लाई हैं, ठीक है, कि उस कल्चर बनाने के लिए कि जहाँ पर हम काम करते हैं हमारी अपनी फैमिलीज़ आपके अंदर हैं। तो आप यकीन करें वो हर ट्यूसडे को जो है हर वीक के ट्यूसडे को शो होता था और वहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज़ होती थी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो कि वो उज़मा बुखारी साहब जो हैं उनका इनिशिएटिव, उन्होंने कहा था कि फैमिलीज़ ड्रामा बनाएं और उन्होंने सबसे पहले ये जो है नूर महल थिएटर जिन्हें राना अब्बास और राना शानी भाई जो हैं वो देख रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि हम खुद अपने स्टाफ से शुरू करेंगे, अपनी फैमिली से शुरू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी की फैमिलीज़ एक होती हैं। तो उन्होंने कहा हमारी जैसे जैसे उनकी फैमिलीज़ है, लोगों का एतमाद बड़ा नहीं, इनकी तो अपनी फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो आप यकीन करें वो पूरा जो नूर महल थिएटर का था पूरा हॉल फुल होता था जब ऐसा होता था। हालांकि उसमें कोई बड़े कास्ट भी नहीं होते थे, कास्ट भी आम मतलब लोकल कास्ट होते थे, लेकिन इसके बावजूद जैसे ना फ्री इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। जैसे आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे लगते थे, थे। मसलन मुकाबले हुआ करते थे, अब वो इस तरह नहीं होते। अब ये चाहिए कि आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे लगने चाहिए, फैमिलीज आती हैं, जेंट्री आती है, लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें करना कि चाहिए। जैसे हमारे ड्रामास की तो टिकट भी महंगी होती है, लोग कहीं नहीं देखना चाहते, जो मुल्की हालात हैं, कुछ लोगों के हालात ऐसे हैं, तो फ्री इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ासकर हमारे अल्लाह खैर करे फैसलाबाद की जितने भी हमारे सियासतदान भाई हैं या गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिनके इख्तियार में सब कुछ है, उनको चाहिए कि फ्री इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया जाए। इस तरह के मेले लगाए जाएँ, ड्रामे लगाए जाएँ, कोई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग अपने आप को अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बात पे हम इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, और ऐसे में इंफोटेनमेंट के मौके जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि तमाम तर लोग जो हैं वो हंसी खुशी रहने का एक मौका ढूंढ लें। यहाँ पर वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के लोग वैसे भी मज़ाक से बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी एंगेजमेंट रखते हैं, तो ऐसे में हमारा ये सवाल होता है कि फैसलाबाद में तफरीह के बेशुमार मौके होने चाहिए। कैसर पिया साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कैसर पिया साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने देखा है कि मस्ताना मरहूम साहब तारिक टैरी साहब को बहुत तंग करते थे मंडी क्वार्टर के नाम से। आप भी मंडी क्वार्टर से हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न? अच्छा, टैरी साहब निशाताबाद से, मैं हूँ मंडी क्वार्टर। अच्छा, यहाँ ना लोगों को पता नहीं गलत बताया जाता है ना कि पता नहीं कौन सी मंडी थी। इधर मंडी लगती थी जानवरों की, ठीक है ना, जानवरों की मंडी लगा करती थी, तो उधर ज़्यादा घर नहीं हुआ करते थे। फिर वो उधर से ख़त्म हो गया, फिर घर बन गए ये वो, तो वो क्वार्टर बन गए वो सारे मंडी क्वार्टर ये वो कुछ लोगों ने ना सोचा था कि ये जो इलाका है ना, ये बड़ा सस्ता इलाका है, उधर घर तकरीबन 3-4 प्यालियाँ दे के भी घर लग जाता सी, वो इस तरह का इलाका लोग समझते थे। सही। तो मंडी क्वार्टर वो जुगतों के हवाले से भी कहा जाता है, वो मजाक के हवाले से भी, लेकिन मेरे लिए वो मंडी क्वार्टर जो इस वक्त इलामा इकबाल कॉलोनी जिसे कहा जाता है, वो मेरे लिए वो जगह जो है ना, वो पूरी दुनिया एक साइड पे है, वो जगह एक साइड पे है। मसलन कि वो मेरे लिए, वो मेरा बचपन उधर गुजरा है, बारिश होती थी उन गलियों में, उस पानी से नहाया जो एक जमा हो जाता था, ठीक है ना। तो मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि फैसलाबाद मेरा घर मंडी क्वार्टर में हुआ करता था, और अभी भी मेरे जो फैमिली है उधर तो नहीं है, अब तो माशाल्लाह सब लाहौर सेटल हो गए, लेकिन ये कि मेरी बहन भाई फैसलाबाद में ही है वो सारा, तो हम उधर जाते हैं। मैं अपने वो पुराने घर में भी जाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से इंसान जितना आजिज़ होता है, जितना ज़्यादा अपने असल से बिलोंग रखता है ना, उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड भी रहते हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है उन गलियों में जाके बैठ के, वो जहाँ मैं गधा गाड़ी बांधता था उधर मैं खड़ा हो जाता हूँ जाके, जहाँ मुझे लोग बैठने नहीं देते थे, वहाँ मैं जब जाता हूँ मेरी उधर इज़्ज़त होती है, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। वही लोग हैं, वही गलियाँ हैं, वही सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त इतनी दे दी है कि वो सब कुछ चेंज हो गया। और मुझे फ़ख्र है
कि उन गलियों में मैं रहा हूँ, उस जगह पे मैं रहा हूँ, वो सिया चौक मंडी क्वार्टर। तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि मैं किसी छोटी जगह पे रहा हूँ। वो छोटी जगह है ही नहीं, वो सबसे बड़ी जगह मेरे लिए जो फैसलाबाद में मैं करता हूँ। आप भी फैसलाबाद का फ़ख्र है और हमारे लिए बड़े ये ऑनर की बात है। कैसर पिया साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, थिएटर में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? थिएटर में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है नासिर चिनोटी साहब हैं। सही, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नासिर भाईजान, और मेरा उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे फैसलाबाद से हैं वो नसीम विकी साहब, वो मेरे फेवरेट, बल्कि उनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। जब मैं लाहौर गया था उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था। आज अगर मैं कोई सिगरेट, नशा या कोई बुराई नहीं करता तो वो सारा क्रेडिट मैं लग मेहरबानी से विकी भाई को ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मैं उनके पास बैठता था तो तकरीबन अरसा 20-25 साल उनके साथ बैठा। फिर शादी भी उन्होंने मेरी करवाई, वो साथ रिश्ता भी उन्होंने देखा सारा कुछ। तो वो मेरी ज़िंदगी में उनका बड़ा एक क्रेडिट है। बाकी फिर तो इम्पोर्टेंट बनते हैं। हाँ, बनते ही हैं। फिर लेकिन नासिर चिनोटी साहब मुझे बहुत पसंद है, और सखावत नाज साहब, उनकी आमद का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो इस तरह अगर देखा जाए तो सबके मुझे अच्छे लगते हैं। आगा साहब हैं, सलीम अलबेला साहब हैं, लेकिन जो सुहेल अहमद साहब, और जो मेरे सबसे फेवरेट थे ना, और अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, वो बब्बू बराल साहब थे। बिल्कुल इसी तरह से आपके आसपास जितने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान होते हैं उसका अक्सर आप अपनी पर्सनैलिटी में देख रहे होते हैं। कैसर पिया साहब, आपसे एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको देख के ना मैंने कहा कि मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई है। ठीक है, क्योंकि एक तो माशाल्लाह आपका चेहरा ऐसा है, ठीक है, देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है। तुसी मजाक कर मुझे पता है ना, अपने चेहरे का बंदे को पता होता है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप, क्योंकि जुगतबाजी में आपका कोई मुकाबला नहीं, अब जैसे साथ हमारे साथ बैठे हैं, अगर ऑन स्पॉट मैं कहूँ कि आपने साथ को 1-2 जुगते मारनी है तो हो सकता है ये पॉसिबल? साथ में चलो 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸको कोई ताल्लुक ही नहीं माशाल्लाह। बस गर्मियाँ च भी यही कोट पाया ਹੁੰਦਾ, पित कढ़वा लेनी है, सिर्फ अफसर लगा मैं साथ है जी। कैसर भैया आज पहले दिन पहने? अच्छा जी, मैं जिस रेडी ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, रेडी वाला मेरा दोस्त है जितो ਤੁਸੀਂ ले आए। और साथ ने ਵੇਖੋ ना माशाल्लाह, पैंट शर्ट कोट लंडे दी जान कढ़ी हुई है इस भाई। और साथ भाई है ना, साथ भाई वर्गे बंदे फुल तैयार होके ना, फुल तैयार होके ते घर भाभी ਨੂੰ कह रहे हैं एक 10 रुपए मिल जाएंगे, उसके कोई अंदा नहीं। और साथ भाई जो पैदा हुए ने ना, इन्हों के वालिद साहब ने पिस्तौल रखना शुरू कर दिता। वो क्यों? कहते मेरे घर ये हो सकता, मेरे ना कुछ नहीं हो सकता। साथ अच्छा आदमी। कैसर भैया आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ भाई ਨੂੰ घर वाले ने हेलीकॉप्टर लैके दिता, इन्होंने ਉਹਦੇ ਚ न्यू खान ਦਾ हारन लवा लिया। सही, सारा महला तंग किया इन्होंने। साथ भाई अल बेटा पैदा होया, नर्स बेटा लैके कहते किसी और डिजाइन च विखाओ, बल्कि नर्स को मार खा ली इन्होंने अस्पताल। उन्होंने कह रहे बाजी तुम दुपट्टे पीको कर लेंगे जी। वो इस तरह की चीज़ें ना वो चलती रहती हैं। छोटा भाई है बस, और शुक्र है घड़ी भी अच्छी पहनी। सर शुक्रिया आपकी। शुक्र करो तोशा खाना नहीं है, नहीं तो आज भी तो नहीं तो साथ यहाँ पर ना होता, साथ इधर ना होता। साथ इधर है तो माशाल्लाह काम भी अच्छा कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से वो थिएटर भी मिलता है, बड़ी मेहनत करता है, क्योंकि आजकल के ये बच्चे हैं ना, ये मेहनत करना चाहते हैं। आप भी बच्चे हो, वैसे मेरे लिए आप मेरे बच्चे ही हो, आप मेरी बहन हो, आप छोटा भाई है ये। तो आप जिस तरह मेहनत कर रहे हो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को सुपर करने के लिए, कामयाब होने के लिए, और अल्लाह पाक ने आपको किया भी हुआ। और ये इस दौर में जो मेहनत करके काम है, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया है, बड़ी बड़ी दुनिया, आजकल तो एक बंदा गाली निकालता सोशल मीडिया पर हिट हो जाता है। लोग जाते किस तरफ है, जो अच्छा काम कर रहा है ना उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। जो बुरा कर रहा है ना उसके फैन भी हैं, उसका सब कुछ भी है, उसे डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो बुरा हो डिस्कस कर रहे हैं, हिट वही है। फिर कहते हैं अब बंदा अच्छा नहीं है, तस्वीर उधर लेनी है, ये सारी चीज़ें। तो मेरी तो दुआ ही होती है कि मैं कहता हूँ कि हर बंदा कामयाब हो सकता है। अगर मेरे जैसा बंदा अल्लाह मियाँ कामयाब कर सकता है ना, तो दुनिया का हर बंदा कामयाब हो सकता है। और मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यार एक गधा गाड़ी वाली है ना बात ना बताया करो, एक खोता रेडी तो बोतल बेचते से तुसी। तो मैं कहता हूँ यार मैं ये जानबूझ के इसलिए हर जगह बताता हूँ कि खोता रेडी वाले ये हो कि यार कैसर भी बन सकता तो असीं भी कुछ बन सकते। मोटिवेशन जरूरी है। यस, मायूसी गुनाह है, ठीक है ना। तो रिस्क अल्लाह ने देना, वही बात है। फिक्र करने से रिस्क कम होता है,
शुक्र करने से बढ़ता है। ज़्यादा होता है, बिल्कुल। अपनी शुक्र नेमतों करना पे चाहिए शुक्र अल्लाह अदा करना चाहिए और अपनी आजमाइशों पे सब्र करना चाहिए। ये दो चीज़ें जो कि इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। कैसर भैया साहब, ये भी बताइएगा कि आप, मैंने जैसे कहा कि जुगतबाजी में आपका कोई मुकाबला नहीं है, आपका कोई सानी नहीं, है। बड़े कभी मुकाबले हैं। कभी आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने टफ टाइम दिया हो या आपको रियलाइज़ हुआ हो कि इसके सामने जो है ना कैसर भैया अभी थोड़ा सा वीक है? हाँ, थिएटर में मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे जैसे होता है मैंने बताया था सरदार कमाल साहब, अमानुल्लाह साहब, नसीम विक्की साहब, नसीम विक्की साहब की भी आमद बहुत अच्छी है। फिर जो मेरे टफ टाइम नहीं कहा जा सकता, टाइम नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो फैसलाबाद में मुझे मेरे फेवरेट जैसे मुझे पसंद भी है राशिद कमाल है, वो बड़ा अच्छा है, सनैन है, तस्लीम भाई हैं। शबीर आकाश है, तस्लीम भाई जो हमारे सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं, वो तो समझे कि उनसे सीखा जा सकता है ना। तो टफ टाइम नहीं कहा जा सकता, टफ टाइम उन्होंने दिया, लेकिन इनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शाहिद हाशमी है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे आजकल फैसल रामे, वो मेरा छोटा भाई है, तो मुझे बड़ी खुशी है, वो आज बड़ा कामयाब है, मुज़ाकरात भी कर रहा है, सजाद भाई के पास भी है। अभी भी रात मुझे मिला तो मैंने उसे एक लफ्ज़ बोला है, मैंने कहा जो भी फैसला करना है ना वो सजाद जानी से पूछ के करना है। सही। थिएटर करना है, फिल्म करनी, कुछ भी करना है, क्योंकि जो अपने मोहसिन को भूल जाता है ना तो ज़िंदगी में वो कामयाब तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो ज़िंदगी में उसके सुकून नहीं होता। तो जो जिसने आपके लिए एफर्ट की हो, जिस तरह आजकल मैं वो देख रहा हूँ कि जो सजाद भाई के साथ थे, काफ़ी मुझे नाम वगैरह जो क्या लेना उनका, तो नहीं नाम नहीं, वो अब उनके सामने खड़े हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऐसा कभी भी नहीं होता, जो बात हक की उस पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है। बिल्कुल। कैसे सब आप वो अदाकार हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट ऐसे ही, किया। ऐसे ही। कामयाबी जो है, आपने अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा, तो कामयाबी की कुंजी आप किस चीज़ को कहते हैं? कामयाबी आपके लिए क्या है? कामयाबी मेरे लिए ये है कि लोग आपसे मोहब्बत करें, इज्जत करें। अच्छा, पैसे में कामयाबी नहीं है, शोहरत में कामयाबी नहीं है, इज्जत में कामयाबी है। मसलन बंदा मशहूर तो हो जाता है तो उसको गालियाँ इतनी इतनी पड़ रही होती हैं, ठीक है ना। मशहूर होना कोई बात नहीं है, पैसा होना नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है वो खाना ही नहीं खा सकते। जिसकी इज्जत बहुत ज़्यादा ना, जिससे लोग मिले और खुश हो जाएं, दिल से खुश हों, तो वो कामयाबी है। वो जो आपने दिल जीतने हैं, ठीक है ना। आपने ये नहीं करना कि आपने ये बना लिया, वो बना लिया, आपको अपने पैसे की अकड़ में आ गए, अपने बड़े घर की अकड़ में, गाड़ियों की, नहीं नहीं नहीं। इज्जत कामयाबी वो है एक दुनिया में एक कोई आपसे नाराज़ ना हो, आपका अखलाक बहुत अच्छा हो, जिससे अल्लाह भी राज़ी हो। बिल्कुल, गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए। आपकी दुनिया अगर बेहतर है ना तो फिर ही आपकी आखिरत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, आखिरत के लिए काम करना चाहिए। कैसर भैया साहब, नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? मैं नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, जिनके माँ बाप ज़िंदा है। मेरे माँ बाप नहीं है तो मुझे बड़ी कमी फ़ील होती है कि जिस घर में माँ बाप नहीं होता ना वो घर कब्रिस्तान हो जाता है। तो कभी भी माँ बाप से ना कहा करें कि अम्मी जी अबू जी आपको नहीं पता, अल्लाह की कसम अभी भी उनको ही पता है, ठीक है। तो उनके पास बैठा करें, जितने भी बिजी हैं उनके पास बैठा करें, उनसे मशवरा लिया करें। हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम कामयाब बंदे से, अमीर बंदे से मशवरा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, जो माँ बाप ने आपको मशवरा देना ना उससे ज़्यादा महंगा मशवरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जो माँ बाप मुखलिस हैं वो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं और हो माँ बाप सकता। की इज़्ज़त किया करें, उनके पास बैठा करें, उनको टाइम दिया करें, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात बहुत आपने खूबसूरत नसीहत की है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को वो फॉलो एक भी शेर आ गया करेंगे। ना कि तुप्पा विचों छां लभना है, गलेला फड़ के कां लभना है, जूंदी सी ते कदर नहीं कीती, मर गई है ते मां लभना है। तो अगर जिनकी ज़िंदा है प्लीज़ वो उनको टाइम ज़रूर बिल्कुल, ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए। कैसर भैया साहब, मैं अगेन कहना चाहूँगी, बहुत पॉजिटिव इंसान है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और इसी फ़न को आप इसी तरह से बरकरार रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया साद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरें। कोशिश ये करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।